ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 11, प्रतिभा और गोल्डन लान कोलिजियम, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,90,90,339। एक प्राचीन और आलीशान कमरे में आर्थर वेस्ले ने अपने सामने मिल्टन चेनी को देखा। उसकी निगाहें अभी भी आश्चर्य से भरी हुई थीं। बस कुछ ही दिन बीते थे और आर्थर ने पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि मिल्टन वास्तव में विशालकाय शक्ति के साथ पैदा हुआ था। एक पिता के रूप में वह अपने बेटे की जन्मजात विशालकाय शक्ति की प्रतिभा के बारे में अनभिज्ञ था। आर्थर को लगा कि वह एक पिता के रूप में अच्छा काम नहीं कर रहा है। क्या वह वर्नोन की बहुत अधिक उपेक्षा कर रहा था? विलियम ने उसे खबर दी थी कि हंटिंग डे के बाद मिल्टन विशालकाय शक्ति के साथ पैदा हुआ था। वह उस समय भ्रमित था, यहाँ तक कि उसे लगा कि उसने गलत सुना है। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जन्मजात विशालकाय शक्ति क्या होती है। अगर उसने खुद इसकी जांच नहीं की होती तो उसे लगता कि वर्नोन और विलियम उसके साथ मजाक कर रहे हैं। आर्थर ने व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच की और इसकी पुष्टि की। उसने मिल्टन को गोल्डन लायन ब्रीदिंग तकनीक सिखाने में संकोच नहीं किया और उसे लायन हॉट स्लैश भी सिखाया, मिल्टन को इसके बारे में याद दिलाया। तब से हर दिन वह मिल्टन को निर्देश देने और उसे नाइट स्किल्स सिखाने के लिए बुलाता था। मिल्टन के लिए बहुत चिंता दिखाता था। आर्थर विलियम से बेहतर जानता था कि इन जायंट स्ट्रेंथ वाले लोगों के लिए लाइफ सीड को सक्रिय करना कितना मुश्किल है। किंगडम के चारों ओर अपनी शुरुआती यात्राओं के दौरान उसने वास्तव में नाइट ऑफ द अर्थ को देखा था। उस समय टेरेंस मोस्ले अभी तक किंगडम का एपिक नाइट नहीं था। यहाँ तक कि नाइट ऑफ द अर्थ भी अनगिनत वर्षों तक एक्टिवेशन लाइफ सीड स्टेज पर रहा। लेकिन आधिकारिक नाइट बनने के बाद नाइट ऑफ द अर्थ जल्दी ही किंगडम का एपिक नाइट बन गया। वह फ्रॉस्टविंटर किंगडम के इतिहास में आधिकारिक नाइट से एपिक नाइट बनने वाला सबसे तेज व्यक्ति था। चिंता मत करो पिताजी, मुझे पूरा भरोसा है। मिल्टन की आत्मविश्वास भरी निगाहों को देखकर आर्थर स्वाभाविक रूप से अपने बेटे के उत्साह को कम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मिल्टन स्वाभाविक रूप से आश्वस्त था क्योंकि वह अब एक आधिकारिक नाइट था। अपने पिता को विदा करने के बाद मिल्टन अपनी छोटी सी संपत्ति में लौट आया। शिकार दिवस के खत्म होने के बाद कई दिन बीत चुके थे। जैसा कि अपेक्षित था, मिल्टन नंबर 1 शिकारी था, भले ही वह 7 या 8 दिनों से शिकार करने के लिए पहाड़ों में नहीं गया था। शिकार में नंबर 1 होने का इनाम एक नाइट की तलवार थी, जो एक नियमित नाइट की तलवार से कहीं बेहतर थी। मिल्टन ने इस तलवार का नाम लायन हॉट स्वॉर्ड रखा, जो उनके द्वारा महारत हासिल किए गए पहले नाइट स्किल की याद में था। लौटने के बाद से मिल्टन पिछले कुछ दिनों से बेकार नहीं बैठा था। हर दिन वह विलियम के साथ मुकाबला करने के लिए कुछ समय निकालता था, धीरे धीरे अपनी लड़ाकू क्षमताओं में सुधार करता था। हालांकि मिल्टन के लिए कुछ बुरी खबर थी। जीवन बीज को सक्रिय करने के बाद मिल्टन ने श्वास तकनीक का अभ्यास करके जीवन बीज को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसका प्रभाव लगभग नगण्य था। पूरे दिन श्वास तकनीक की साधना करने के बाद भी जीवन बीज को जरा भी मजबूत नहीं किया जा सका। श्वास तकनीक की साधना के दिनों से उसे जो वृद्धि मिली वह इतनी मामूली थी कि व्यावहारिक रूप से नगण्य थी। ऐसा लग रहा था कि यह शरीर केवल आधिकारिक शूरवीर के दायरे तक ही पहुंच सकता है। एक बार हासिल करने के बाद ऐसा लगता था कि यह चरम पर पहुंच गया है। ये कुछ लोगों की तरह था जिन्हें भले ही श्वास तकनीक सिखाई गई हो, लेकिन वे अपने जीवनकाल में कभी शूरवीर नहीं बन सकते। ये जन्मजात प्रतिभा की सीमा थी। इस दुनिया में जादूगरों को लेवल 5 योग्यताओं में विभाजित किया गया था और शूरवीरों में स्वाभाविक रूप से प्रतिभा में भी अंतर था। लेकिन मिल्टन निराश नहीं हुए क्योंकि वे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। अपने पहले सिमुलेशन से ही उन्हें पता था कि उनकी नाइट प्रतिभा उच्च नहीं है। सिम्युलेटर में 3 बार सिमुलेशन के बाद उन्हें आधिकारिक नाइट का क्षेत्र प्राप्त हुआ। अगर सिम्युलेटर नहीं होता तो वे अपने जीवनकाल में आधिकारिक नाइट के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए श्वास तकनीक की साधना नहीं कर पाते। लेकिन सिम्युलेटर रखने के लिए उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? सिम्युलेटर में इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी। यदि वह आधिकारिक नाइट से ग्रैंड नाइट बनना चाहता था तो मिल्टन को बस कुछ सिमुलेशन की आवश्यकता थी। बेशक एक और तरीका है गोल्डन लान ब्रीदिंग तकनीक के प्रवीणता स्तर को बढ़ाने के लिए। यदि वह अपनी कम योग्यता के बावजूद भी परफेक्ट लेवल गोल्डन लान ब्रीदिंग तकनीक में महारत हासिल कर लेता तो अभ्यास का प्रत्येक दौर अभी की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी होता। अल्पविराम डॉट प्रशिक्षण मैदान पर मिल्टन चेनी और विलियम के आंकड़े आपस में जुड़े हुए थे। उनकी तलवारों के टकराने की तीखी आवाज कभी कभी जमीन से गूंजती थी। अपनी ताकत को दबाने और मुकाबला करने के बाद दोनों ने अपनी तलवारें म्यान में रख लीं और रुक गए। युवा मास्टर, यदि आप अपने युद्ध कौशल में सुधार करना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसी जगह पता है जो आपके लिए बिल्कुल सही हो सकती है।
उनके रुकने के बाद विलियम ने लापरवाही से अपनी नाइफ तलवार को वापस स्टैंड पर रख दिया और ऐसे बोला जैसे कि छोटी मोटी बातें कर रहा हो। जब मिल्टन चेनी ने विलियम के शब्द सुने तो उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। सिम्युलेटर उसे क्षेत्र और तकनीक तो दे सकता था, लेकिन यह उसे वास्तविक युद्ध की याद नहीं दिला सकता था। इसलिए मिल्टन चेनी को केवल इस पहलू में सुधार करने की आवश्यकता थी। श्रीमान विलियम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह स्थान कहाँ है? मिल्टन चेनी ने उत्सुकता से पूछा, जबकि उनका मन अपने पूर्ववर्ती की यादों को खोजने लगा। विलियम ने कहा, गोल्डन लॉन कोलिजियम। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मिल्टन के दिमाग में गोल्डन लॉन कोलिजियम की यादें उभर आईं। कुछ भूमिगत कोलिजियमों के विपरीत, गोल्डन लॉन कोलिजियम गोल्डन लॉन परिवार द्वारा स्थापित एक प्रमाणित ग्लैडिएटोरियल क्षेत्र था जो मिल्टन का परिवार था। कोलिजियम को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अंदर के लोग एक अलग मामला हो सकते हैं। हर तरह के चरित्र से भरा हुआ, इसे संभवतः सुदूर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े अधर्म के अड्डों में से एक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहाँ तक कि कई रईसों ने भी इस गोल्डन लॉन कोलिजियम का आनंद लिया। हर साल इस कोलिजियम से गोल्डन लॉन परिवार द्वारा अर्जित सोने के सिक्कों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। विलियम सही था, ये जगह निश्चित रूप से उसके असली युद्ध कौशल को बेहतर बनाने में उसकी मदद करेगी, क्योंकि न केवल शूरवीर प्रशिक्षु और अर्ध शूरवीर वहां जाते हैं, बल्कि रईसों द्वारा रखे गए कुछ आधिकारिक शूरवीर भी पैसे के लिए वहां जाते थे। मिल्टन चेनी को गहरी सोच में डूबा और चुप देखकर विलियम ने सोचा कि शायद वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। युवा मास्टर, आप कोलिजियम में कुछ दोस्ताना द्वंद्वों में भाग ले सकते हैं। आपकी ताकत आपको बहुत ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकती और मैं आपके साथ जा सकता हूं। विलियम ने मिल्टन की कुछ चिंताओं को कम करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विलियम। एक चील का बच्चा जो हमेशा चील के संरक्षण में रहता है, वह कभी चील नहीं बन सकता। मिल्टन चेनी के शब्दों से ये स्पष्ट था कि उनका क्या मतलब था। विलियम की अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई। नहीं, अर्ल तुम्हारे अकेले जाने पर सहमत नहीं होगा। विलियम ने जो कहा वह सही था। कोलिजियम में सभी मामले एक पल में बदल सकते थे और स्वाभाविक रूप से अर्ल आर्थर मिल्टन चेनी को अकेले जाने देने में सहज महसूस नहीं करेंगे। अगर उनके अपने गोल्डन लॉन परिवार द्वारा स्थापित कोलिजियम में मिल्टन चेनी के साथ कुछ हो जाता तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती। लेकिन अगर थोड़ा भी दबाव नहीं होता तो मिल्टन चेनी का सुधार भी बहुत धीमा होता, जो उनके इरादे के विपरीत होता। इसलिए मिल्टन चेनी ने कहा, विलियम मेरे साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि यह जीवन या मृत्यु का मामला न हो। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर विलियम ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह मिल्टन चेनी की शर्तों पर सहमत हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे पहले अर्ल को सूचित करना होगा। इस बीच मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग में गोल्डन लॉन कोलिजियम के बारे में सभी यादें पहले ही सुलझा ली थीं। विलियम ने अभी अभी जिन दोस्ताना द्वंद्वों का जिक्र किया था, उनके अलावा कोलिजियम में डेथमैच द्वंद्व और ड्रैगन और टाइगर द्वंद्व भी थे। मैत्रीपूर्ण द्वंद्व युद्ध केवल कौशल का आदान प्रदान था, जहां यदि एक पक्ष आत्मसमर्पण करता है तो दूसरा पक्ष जीत जाता है। मैत्रीपूर्ण द्वंद्व युद्ध में जान का नुकसान नहीं हो सकता। डेथमैच द्वंद्व युद्ध, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसी लड़ाई है जहां केवल जीवन या मृत्यु मायने रखती है। यदि एक पक्ष मर जाता है तो द्वंद्व युद्ध समाप्त हो जाता है। यहां तक कि आत्मसमर्पण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक ड्रैगन और बाघ के द्वंद्व युद्ध का सवाल है, यह अनिवार्य रूप से एक शर्त लड़ाई थी। गोल्डन लॉन कोलिजियम में ड्रैगन और बाघ के द्वंद्व युद्ध के अलावा अन्य सभी लड़ाइयां जुए का समर्थन नहीं करती थीं। बेशक निजी दांव थे या नहीं, मिल्टन चेनी को नहीं पता था। आखिरकार इस तरह की जगहों पर ऐसी चीजों से बचना मुश्किल था। गोल्डन लॉन कोलिजियम, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे खून से लथपथ द्वंद्वयुद्ध उसकी आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन उसके दिल में डर का एक अंश भी नहीं था, इसके बजाय उसे एक अवर्णनीय प्रत्याशा महसूस हुई। अध्याय 12, दोस्ताना द्वंद्व और ग्रिजली सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। अर्ल आर्थर आखिरकार सहमत हो गए। उन्हें लगा कि विलियम के मिल्टन चेनी के साथ होने से कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा। आखिरकार वास्तविक दुनिया की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने से मिल्टन को काफी मदद मिलेगी। चाहे उन्हें अर्ल की उपाधि विरासत में मिले या सुदूर पूर्व के किसी क्षेत्र में लॉर्ड बने, व्यावहारिक युद्ध क्षमताएं अपरिहार्य थीं। जब तक मिल्टन और विलियम गोल्डन लॉन कोलिजियम पहुंचे, तब तक कई दिन बीत चुके थे। गोल्डन लॉन कोलिजियम सुदूर पूर्व के क्षेत्रों में स्थित था, उस एस्टेट से ज्यादा दूर नहीं जहां मिल्टन रहते थे। गोल्डन लॉन कोलिजियम एक विशाल और राजसी संरचना थी, जिसे संगमरमर, पीतल और धातु जैसी महंगी सामग्रियों से बनाया गया था। बाहर से ऊंची दीवारों को खूबसूरती से नक्काशीदार पैटर्न और राहत से सजाया गया था। प्रत्येक दीवार भव्यता की आभा बिखेर रही थी।
प्रवेश द्वार पर गोल्डन लान परिवार के प्रतीक के साथ एक विशाल मेहराब था। इसके ऊपर 2 पार की हुई नाइट तलवारें एक भव्य दृश्य बनाती थीं। प्रवेश करने पर पहली चीज जो किसी को नजर आती थी वह एक विशाल मैदान था। ये कई आलीशान सीटों से भरा हुआ था जो रईसों के लिए ग्लैडिएटोरियल लड़ाइयों को देखने के लिए देखने के स्टैंड का काम करते थे। स्टैंड के भीतर कुछ सीटें अविश्वसनीय रूप से शानदार थीं, जो रेशम और चमड़े से बने कुशन से सजी थीं, जो टेपेस्ट्री और आभूषणों से घिरी हुई थीं। हालांकि उन्हें कोलिजियम की यादें थीं, लेकिन यह मिल्टन का पहली बार व्यक्तिगत रूप से आना था। उनका पहला प्रभाव यह नहीं था कि यह एक कोलिजियम था, बल्कि एक शानदार और भव्य महल जैसा था। मैदान के भीतर सुविधाएं भी थीं, जैसे कि खाने पीने के लिए बार, रईसों के आराम करने और सामाजिककरण के लिए खुले हवा वाले बगीचे, शौचालय और स्नानघर का तो कहना ही क्या। ये पूरी तरह से शानदार था, जो कुलीनों की अधिकांश ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम था। कोलिजियम के अंदर दर्जनों संगमरमर के अखाड़े थे, जो पूरे स्थान पर समान रूप से फैले हुए थे। जब मिल्टन ने प्रवेश किया, तब तक कई अखाड़ों में पहले से ही प्रतियोगी मौजूद थे। कुछ लोग असाधारण कवच में लड़ रहे थे, जैसे कि वे प्रदर्शन कर रहे हों, जबकि अन्य नंगे सीने लड़ रहे थे, नंगे हाथों से वार कर रहे थे। अपने आगमन के कुछ ही मिनटों के भीतर मिल्टन ने देखा कि एक विशाल कदकाठी वाले व्यक्ति को गर्दन तोड़ने वाला वार किया जा रहा था, इससे पहले कि वह स्ट्रेचर पर अखाड़े से बाहर निकल जाए। अगले ही पल एक सफाईकर्मी मंच पर चढ़ा और अखाड़े से खून के धब्बे धो दिए, जिससे संगमरमर का मंच पहले जैसा ही साफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो व्यक्ति अभी अभी वहां मरा था वह एक भ्रम था। चिल्लाहट, जयकार और शोरगुल की आवाज ने पूरे गोल्डन लान कोलिजियम को भर दिया। आमतौर पर अच्छे व्यवहार वाले रईस अपने गले की पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। वे बहुत पसीना बहा रहे थे, अपने सिर को जोर जोर से हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी स्वर रज्जू को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुलीन शान और खूनी हिंसा का एक तीव्र विरोधाभास उभरा, जिसने मिल्टन पर गहरी छाप छोड़ी। गोल्डन लान कोलिजियम का निर्माण 100 साल से भी पहले हुआ था और इसे बनने में 15 साल लगे। विलियम ने चुपचाप समझाना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि मिल्टन कोलिजियम की भव्यता से अचंभित थे। युवा मास्टर, क्या आप पहले स्टैंड से देखना चाहते हैं या सीधे युद्ध में भाग लेना चाहते हैं? यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आपको पहले पंजीकरण कराना होगा। चलो शुरू करते हैं, मिल्टन ने जवाब दिया, बोलते समय अपने शरीर को हल्के से हिलाते हुए। दोस्ताना द्वंद्व के लिए पंजीकरण करने के बाद मिल्टन को एरेना 12 में नियुक्त किया गया। बेशक उन्होंने अपने असली नाम से पंजीकरण नहीं कराया, बल्कि इसके बजाय एक यादृच्छिक उपनाम का इस्तेमाल किया। कोलिजियम में लड़ने वाले अधिकांश लोग अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इसके बजाय उपनाम अपनाते थे। यह मिल्टन की इच्छा थी और आश्चर्यजनक रूप से विलियम ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मिल्टन स्वाभाविक रूप से डेथमैच द्वंद्वयुद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि विलियम इसकी अनुमति नहीं देंगे। मिल्टन को खुद भी जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं था। दोस्ताना द्वंद्वयुद्ध में भाग लेने से पहले मिल्टन को गोल्डन लान कोलिजियम के ड्रेसिंग रूम में अपनी पोशाक बदलने की जरूरत थी। वहां अनगिनत अलग अलग चेंजिंग रूम थे और उनमें से प्रत्येक में एक लॉकर था। बाहर की भव्य सजावट के विपरीत चेंजिंग रूम अल्पविकसित लग रहे थे। न केवल वे खराब, हवादार और अंधेरे थे, बल्कि उनमें प्रकाश जुड़नार की भी कमी थी, जिससे कमरे और भी अधिक नम और उदास दिखाई देते थे। दोस्ताना द्वंद्वयुद्ध को उपकरण द्वंद्वयुद्ध और नंगे हाथ द्वंद्वयुद्ध में विभाजित किया गया था। मिल्टन पूर्व में भाग ले रहे थे। इस प्रकार के द्वंद्वयुद्ध के लिए पूरे शरीर के कवच की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट हेलमेट भी शामिल है, जिसे मिल्टन ने तुरंत पहन लिया। मिल्टन ने अपनी सांस को आसानी से समायोजित किया, उनका शरीर सहज रूप से श्वास तकनीक का संचालन कर रहा था। उस समय मिल्टन को एहसास हुआ कि उसे कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि वह बेवजह उत्साहित था। नंबर 16, तुम्हारी बारी। अखाड़ा 12, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी ग्रेबियर है। एक व्यक्ति ने मिल्टन चेनी के चेंजिंग रूम का दरवाजा खटखटाया, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। द्वंद्वयुद्ध के लिए पंजीकरण करने के बाद सभी के पास एक नंबर होगा और मिल्टन चेनी इस परिचारक द्वारा बताए गए 16वें नंबर पर थे। मिल्टन चेनी ने अपनी बंद आंखें खोलीं, उनकी हरी आंखों में चमक थी। मिल्टन चेनी को बाहर आते देखकर परिचारक ने लापरवाही से उनका आंकलन किया। मिल्टन चेनी के पतले कद को देखने के बाद उसकी आंखों में सहानुभूति की झलक दिखाई दी। मैं तुम्हें अखाड़े में ले जाऊंगा। एक दोस्ताना द्वंद्वयुद्ध मौत के द्वंद्वयुद्ध जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन कभी कभी गंभीर चोटें लग जाती हैं। अगर तुम मुकाबला नहीं कर सकते तो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करना बेहतर है, उसने आगे बढ़ते हुए धीमी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि अटेंडेंट को लगा कि मिल्टन चेनी एक गरीब रईस है, इसलिए उसने अतिरिक्त स्पष्टीकरण दिए। मिल्टन चेनी ने अपने सामने चल रहे अटेंडेंट को एक बार फिर आश्चर्य से देखा और कहा, धन्यवाद। अटेंडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप मिल्टन चेनी को अखाड़े नंबर 12 में ले गया।
जब मिल्टन चेनी अखाड़े में पहुंचे तब तक भारी कवच पहने एक विशालकाय व्यक्ति पहले से ही संगमरमर के अखाड़े में खड़ा था। वह विशालकाय व्यक्ति लंबा था, अखाड़े में किसी विशालकाय व्यक्ति की तरह ऊपर की ओर उठा हुआ था और मिल्टन चेनी से एक सिर लंबा था। अपने हेलमेट के नीचे थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से इस आदमी से नहीं डरते थे। लेकिन जब उन्होंने पंजीकरण कराया तो उन्होंने अपना वजन दर्शाया था। ये प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से उनके समान वजन वर्ग का नहीं था। उन्होंने नहीं सोचा था कि कोलिजियम ऐसी बुनियादी गलती करेगा। अगर यह कोलिजियम की गलती नहीं थी तो सबसे संभावित व्याख्या ये थी कि यह शक्तिशाली हल्क, हालांकि लंबा था, लेकिन शूरवीरों के दायरे में उससे मेल नहीं खाता था। जब उन्होंने पंजीकरण कराया तो उन्होंने खुद को एक शीर्ष अर्धशूरवीर के रूप में पहचाना था। इसलिए उनके सामने वाला हल्क निश्चित रूप से शीर्ष अर्धशूरवीर नहीं था। आखिरकार उनके वजन के अलावा मैत्रीपूर्ण द्वंद्व युद्ध में प्रतियोगियों को उनकी समग्र शक्ति को ध्यान में रखते हुए भी जोड़ा गया था। जब वह अखाड़े में उतरे तो मिल्टन चेनी ने पाया कि देखने के मंच से कई लोगों की निगाहें उनके अखाड़े की ओर मुड़ी हुई थीं। स्वाभाविक रूप से इसमें आगे की पंक्ति में बैठे विलियम भी शामिल थे। मिल्टन चेनी और ग्रेबियर के बीच अंतर देखकर इस अखाड़े को देखने वाले दर्शक आश्चर्य में पड़ गए। लायनहॉर्ट बनाम ग्रेबियर। एक मैत्रीपूर्ण द्वंद्वयुद्ध में घातक नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित है। यदि एक पक्ष आत्मसमर्पण करता है तो दूसरे को रुक जाना चाहिए। द्वंद्वयुद्ध शुरू हो। रेफरी के आदेश के साथ अत्यधिक भारी ग्रेबियर आश्चर्यजनक रूप से अपना कदम उठाने वाला पहला व्यक्ति था। मिल्टन चेनी के चारों ओर चक्कर लगाने के बजाय वह आश्चर्यजनक गति से उनके पास पहुंचा। उसके हाथ में भारी तलवार मिल्टन चेनी के सिर पर मारी गई। जब दो नई तलवारें एक दूसरे से टकराईं तो एक बहरा करने वाली आवाज हुई। आवाज इतनी साफ थी कि स्टैंड पर बैठे दर्शक भी उसे सुन सकते थे। ग्रेबियर की आंखों में गुरुत्वाकर्षण का एक स्पर्श दिखाई दिया। वह अपनी तलवार की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दुबला पतला लड़का उसे इतनी आसानी से रोक लेगा। जैसा कि मैंने सोचा था, ये ग्रेबियर मेरे चरम अर्धनाइट युग में जितना शक्तिशाली था उसके आसपास भी नहीं है, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। एक टक्कर के बाद वह ग्रेबियर की ताकत का अंदाजा लगाने में सक्षम था। जब मिल्टन चेनी चरम अर्धनाइट स्तर पर थे तो उनकी शारीरिक विशेषता 2.2 थी। ये ग्रेबियर शायद अधिकतम 1.8 तक ही पहुंच सकता था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी ताकत को तब तक दबाया जब तक कि यह ग्रेबियर के बराबर नहीं हो गया और उसकी लंबी तलवार ग्रेबियर की छाती की ओर बढ़ गई। हालांकि वे नाइट कवच पहने हुए थे, फिर भी एक दोस्ताना द्वंद्व में इसको बनाए रखा गया था। आखिरकार अगर एक पक्ष कभी आत्मसमर्पण नहीं करता तो कौन जानता था कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। लेकिन ग्रेबियर का अनुभव भी बहुत समृद्ध था। उसकी लंबी तलवार के एक घुमाव ने मिल्टन चेनी के वार को आसानी से रोक दिया। एक दूसरे को परखने के बाद दोनों ने मंच पर तेजी से चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उनके हमलों की आवृत्ति भी बढ़ गई क्योंकि वे एक दूसरे पर हर जगह वार करने की कोशिश कर रहे थे। तलवारों के टकराने की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज रही थी और दर्शकों के कानों में गूंज रही थी। यह अच्छी बात है कि मैं यहाँ आया हूँ। सभी के द्वंद्व कौशल बराबर हैं, इसलिए यह मेरे युद्ध कौशल को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगा, उसने सोचा। मंच पर स्थिति हर पल बदल रही थी। ग्रेबियर को भी उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले सहनशक्ति खत्म होने वाला व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि वह खुद होगा। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जैसे ही मिल्टन की नाइट तलवार ग्रेबियर के नाइट हेलमेट से केवल आधा सेंटीमीटर दूर थी, एक गहरी आवाज गूंजी। स्टैंड से जयकार और चिल्लाहट की आवाज गूंज उठी और इस सब के बीच मिल्टन को अपना उपनाम पुकारा जा रहा था। यह अच्छा लगा, उसने सोचा। जयकार जारी रहने के दौरान धीरे धीरे अपनी लंबी तलवार वापस लेते हुए उसके चांदी सफेद शूरवीर कवच में हल्का करिश्मा चमक रहा था। स्टैंड की अगली पंक्ति में बैठे विलियम के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। अध्याय 13 पूर्व नियोजित उकसावे और मृत्यु युद्ध सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। गोल्डन लॉन कोलिजियम में रईसों के आराम के लिए विशेष कमरे थे। मिल्टन चेनी और विलियम पिछले कुछ दिनों से कोलिजियम में रह रहे थे। दिन के समय मिल्टन ने हमेशा की तरह 3 दोस्ताना मुकाबलों में भाग लिया। वह अनिच्छा से भाग लेने से नहीं बचता था, बल्कि एक कठोर नियम था कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 3 मुकाबलों में ही भाग ले सकता था। मिल्टन के व्यवहारिक युद्ध कौशल में तेजी से सुधार हो रहा था। यहाँ तक कि विलियम भी उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। लायनहॉर्ट, मिल्टन का एक उपनाम, अब गोल्डन लॉन कोलिजियम में प्रसिद्ध हो गया था। आखिरकार मिल्टन ने 16 दोस्ताना मुकाबलों में भाग लिया था और अभी तक एक भी नहीं हारा था। चेंजिंग रूम में अपना कवच उतारने के बाद मिल्टन ने फिर से अपना कोट पहन लिया। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर वह गोलाकार गलियारे में चला गया। अभी अभी एक दोस्ताना द्वंद्वयुद्ध में भाग लेने के बाद मिल्टन कुछ खाने के लिए तैयार था।
अगले ही पल एक आदमी आया और मिल्टन से टकरा गया। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी मौजूदगी से अनजान है। मिल्टन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सहज रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह सीधा मारा गया। दोनों कंधों की टक्कर से एक सुस्त और महत्वपूर्ण धमाका हुआ। जानबूझकर यह मिल्टन के दिमाग में तुरंत आया। उसने ऊपर देखा तो एक आदमी दिखाई दिया जिसके चेहरे पर कुछ उदास भाव था। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, प्रसिद्ध लायनहॉर्ट, जो हाल ही में अपना नाम बना रहा है। क्या बकवास है, दोस्ताना द्वंद्व युद्ध, केवल बच्चे ही ऐसे खेलों का आनंद लेंगे, खासकर तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के। उस आदमी की दुर्भावना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। उसके लहजे और नज़र से स्पष्ट अवमानना का भाव झलक रहा था। मिल्टन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह हैरान था क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गोल्डन लान कोलिजियम में लोगों को नाराज करने की आदत रखता हो। उसने खुद को अचानक भड़कने वाला व्यक्ति नहीं माना। आखिरकार जब से उसने कोलिजियम जाना शुरू किया था तब से ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह आदमी स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहा था। ये पहले से ही सोचा हुआ था और उसका उद्देश्य संभवतः उसे भड़काना था। मिल्टन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी हाल की जीत की लय ने किसी के हितों को ठेस पहुंचाई होगी। बच्चे, बकवास बंद करो। देखते हैं कि क्या तुम में जीवन और मृत्यु के अखाड़े में कदम रखने की हिम्मत है। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो? उदास चेहरे वाले व्यक्ति ने मान लिया कि मिल्टन डर कर चुप हो गया है और उसका स्वर और भी निर्दयी हो गया। ये शब्द सुनकर मिल्टन का दिल ठंडा हो गया। अनजाने में उसके दिल में एक बर्फीली हत्या की मंशा जाग उठी, लेकिन उसका भाव अपरिवर्तित रहा, क्योंकि उसके दिल में उसके सामने खड़ा यह आदमी मर चुका था, चाहे उसका समर्थन कोई भी कर रहा हो। अब उसे यकीन हो गया था कि इस आदमी का उद्देश्य उसे डेथमैच द्वंद्व युद्ध में भाग लेने के लिए उकसाना था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, फिर तुम्हें मार दूंगा। मिल्टन की आवाज़ शांत थी। उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसे किसने भेजा है। ऐसी परिस्थितियों में ये सामान्य मूर्खतापूर्ण सवाल है। चूंकि जो भी इस आदमी का समर्थन कर रहा था वह चाहता था कि वह डेथमैच द्वंद्व युद्ध में भाग ले, इसलिए मिल्टन उनकी इच्छा पूरी करेगा। वह केवल ये सोच रहा था कि जो कोई भी इसके पीछे था, क्या वह इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार था। मिल्टन एक धैर्यवान व्यक्ति नहीं था जो बदला लेने के लिए 10 साल तक इंतजार करने के विचार को मानता था। वास्तव में वह बिल्कुल भी सज्जन व्यक्ति नहीं था। उसका सिद्धांत सरल था, सुबह और शाम, हर कीमत पर बदला लेना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उस आदमी ने मिल्टन को उकसाना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने मिल्टन को कुछ हद तक दयनीय दृष्टि से देखा। मुझे उम्मीद है कि अखाड़े में तुम्हारी मुठ्ठियां तुम्हारे मुंह जितनी ही सख्त होंगी। बेशक मिल्टन ने डेथमैच द्वंद्व युद्ध के लिए तुरंत साइन अप करके कोई आवेगपूर्ण कार्य नहीं किया। इसके बजाय उसने सबसे पहले विलियम को घटना की सूचना दी। इसके बारे में सुनने के बाद विलियम के हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया और डेथमैच द्वंद्व में भाग लेने के मिल्टन के फैसले से सहमति जताई। लेकिन विलियम के नज़दीक होने के कारण मिल्टन अपने गुरु में आए बदलाव को साफ साफ महसूस कर सकता था। माहौल एक पल में ठंडा और गंभीर हो गया। मिल्टन चेनी को यकीन नहीं था कि यह एक भ्रम था, लेकिन उसे लगा कि उसे हवा में खून की गंध भी आ रही है। अगर मिल्टन को यह बताना होता कि विलियम इस समय कैसा दिख रहा था, तो उसे लगता कि वह एक अकेला भेड़िया लग रहा था, एक अकेला भेड़िया जो जख्मों से ढका हुआ था। आक्रामक कुत्ते भौंकते नहीं हैं और भेड़िए भी इससे अलग नहीं हैं। एक भेड़िया बिना आवाज़ किए आपकी हड्डियों से मांस नोच सकता है, फिर आपकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। मिल्टन विलियम का उपनाम लालची भेड़िया शूरवीर नहीं भूले। युवा मास्टर, आगे बढ़ो, मैं स्टैंड से देख रहा हूँ। निश्चिंत रहें, इस डेथमैच द्वंद्वयुद्ध का एकमात्र परिणाम उसकी मृत्यु होगी, कोई अन्य परिणाम नहीं। उसके पीछे वाले व्यक्ति के लिए हे। विलियम ने धीरे से बोलना शुरू किया, उसके शब्दों के साथ उसके होंठ भी चाट रहे थे। डेथमैच द्वंद्वयुद्ध के लिए पंजीकरण करना मैत्रीपूर्ण द्वंद्वयुद्ध के लिए पंजीकरण करने से अधिक जटिल था। न केवल प्रक्रिया अधिक जटिल थी, बल्कि किसी को मृत्यु वारंट पर अपना नाम हस्ताक्षर करना था। अपना नाम हस्ताक्षर करने के बाद मिल्टन चुपचाप चेंजिंग रूम में लौट आया। कवच पहनने के बजाय उसने अपना बाहरी लबादा उतार दिया और डेथमैच द्वंद्वयुद्ध के लिए आरक्षित अद्वितीय पोशाक पहन ली। इस पोशाक ने उसके ऊपरी शरीर को पूरी तरह से नंगा कर दिया, जिसमें कोई सुरक्षा नहीं थी। और चूंकि डेथमैच द्वंद्वयुद्ध में हथियारों की अनुमति नहीं थी, इसलिए मिल्टन केवल अपनी मुट्ठी पर भरोसा कर सकता था। मिल्टन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ से हाथ की लड़ाई की यादें उसके दिमाग में उभरने लगीं। मिल्टन तीरंदाजी की तुलना में निहत्थे युद्ध में और भी अधिक कुशल था, एक प्रभावशाली प्रवीणता स्तर तक पहुंच गया। उसने एक हल्की आह भरी, लेकिन उसके दिल में एक जलती हुई आग थी जिसे वह बुझा नहीं सकता था। दरअसल ताकत में अचानक उछाल और युद्ध में अपनी खुद की शक्ति के दमन ने मिल्टन के भीतर कुछ दबाव पैदा कर दिया था। अगर इन भावनाओं को समय रहते बाहर नहीं निकाला गया तो वे मिल्टन के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती थीं।
यह ऐसा है जैसे जब कोई व्यक्ति अचानक शक्ति प्राप्त करता है तो उसका पहला विचार अक्सर विनाश करना, अपराध करना, गुस्सा निकालना होता है। मिल्टन के पिछले जीवन में एक कहावत थी, एक नायक कानून तोड़ने के लिए अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करता है। यह इस स्थिति का पूरी तरह से वर्णन करता है। सिम्युलेटर ने मिल्टन को जो शक्ति दी थी वह भी अचानक थी, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने दिन प्रतिदिन विकसित किया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से मिल्टन के मन में कुछ हद तक ये विचार थे। इस डेथमैच द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत होना भी आंशिक रूप से इसी कारण से था। इस आदमी के अचानक उकसावे के बिना भी मिल्टन कुछ दिनों के भीतर डेथमैच द्वंद्व युद्ध के लिए साइन अप कर सकता था। चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया गया और एक सम्मानजनक आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर लायनहॉर्ट, आपको डेथमैच द्वंद्व युद्ध के लिए तीसरे एरेना में नियुक्त किया गया है। आपका प्रतिद्वंद्वी मिस्टर साइथ है। मिल्टन ने चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोला, सिर हिलाया और अटेंडेंट के नेतृत्व का अनुसरण किया। अल्पविराम, लायनहॉर्ट, वह डेथमैच द्वंद्व युद्ध में कैसे शामिल हो गया? क्या वह हमेशा दोस्ताना द्वंद्व युद्धों में भाग नहीं लेता था? उसे नहीं पता कि वह किस में उलझ रहा है। दोस्ताना द्वंद्व युद्ध और डेथमैच द्वंद्व युद्ध पूरी तरह से अलग हैं। ऐसा लगता है कि लायनहॉर्ट सिर्फ एक क्षणिक घटना होगी। उसका शरीर बहुत अच्छा है, मुझे आश्चर्य है कि वह बिस्तर में कैसा होगा। जैसे ही मिल्टन ने एरेना प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, दर्शकों के स्टैंड में कुछ शोर शराबा होने लगा। कई दिनों तक दोस्ताना द्वंद्व युद्धों में मिल्टन की लगातार जीत के कारण कई दर्शकों के मन में लायनहॉर्ट उपनाम वाले व्यक्ति के बारे में गहरी धारणा बन गई। दर्शकों के बीच फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, मानो वे एक दूसरे के चेहरों से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हों। चूंकि यह बहुत दूर नहीं था, इसलिए मिल्टन स्वाभाविक रूप से इन फुसफुसाहटों को सुन सकता था। मिल्टन की नज़र सहज रूप से आगे की पंक्ति में विलियम पर पड़ी। विलियम आगे की पंक्ति में शांत बैठा था। मिल्टन की नज़र मिलते ही उसने थोड़ा सिर हिलाया। मिल्टन ने अपनी नज़र फिर से अपने सामने खड़ी काली आकृति पर घुमाई। जैसा मैंने सोचा था, एक पूर्व निर्धारित डेथमैच द्वंद्व युद्ध। ध्यान रखें कि डेथमैच द्वंद्व युद्ध में विरोधियों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है। इस आदमी ने उसे अभी अभी उकसाया था और अब वह उसके डेथमैच द्वंद्व युद्ध में प्रतिद्वंद्वी था। मिल्टन को विश्वास नहीं हुआ कि यह एक संयोग था। उसके सामने वाले आदमी के चेहरे पर विजयी, भयावह मुस्कान थी। जिस तरह से उसने मिल्टन को देखा, वह एक शिकारी की तरह था जो अपने शिकार को देख रहा था। इस समय मिल्टन ने भी मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए। उसकी मुस्कान एक अकथनीय और क्रूर भावना से भरी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं शिकार हूं? अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम, शिकारी, मेरे दांतों का सामना कर सकते हो या नहीं। अध्याय 14, क्रॉस पंच और सहन करने के लिए बहुत भयानक, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। डेथमैच द्वंद्व युद्ध एक दोस्ताना द्वंद्व युद्ध से अलग है। आपको नियमों को समझाने के लिए कोई रेफरी नहीं है। डेथमैच द्वंद्व युद्ध की शुरुआत का प्रतीक ध्वनि के साथ। मिल्टन चेनी बिजली की गति से आगे बढ़ता है, बिना जांच के समय के। वह साइथ के सिर पर एक मुक्का मारता है। इस मुक्के की ताकत का अंदाजा इससे उत्पन्न तेज हवा से लगाया जा सकता है। थर्ड, मांसपेशियों के टकराव की आवाज़ गूंजती है और साइथ को अपने अग्रभाग से खट्टे दर्द की लहर महसूस होती है। इतनी शक्तिशाली ताकत। उसका चेहरा अचानक बदल गया, तिरस्कार गायब हो गया। मिल्टन की ताकत ने मिल्टन के बारे में उसके फैसले से एक गंभीर गलत अनुमान लगाया। हालांकि वह चिंतित नहीं था। पिछले डेथमैच ड्यूल्स के कई अनुभवों ने उसे तुरंत शांत होने की अनुमति दी। उसकी चालें चतुराईपूर्ण हो गईं। मिल्टन की आंखों, कानों और कमर पर हमला करना शुरू कर दिया। रणनीति बेहद क्रूर थी। इन हिस्सों की रक्षा करना वास्तव में नंगे हाथों से लड़ने वाले नौसिखियों के लिए मुश्किल था, लेकिन साइथ ने गलत व्यक्ति को चुना था। मिल्टन एक नासमझ नौसिखिया नहीं है। इसके विपरीत उसके युद्ध कौशल साइथ की तरह कुशल स्तर पर हैं। मिल्टन की मांसपेशियों की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रत्येक चाल के साथ उसकी मांसपेशियां प्रत्येक धड़कन के साथ सांस लेती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों की लड़ाई की तकनीकें धीरे धीरे तेज होने लगीं। मार्बल एरेना पर कदम रखने से निकलने वाली आवाज़ और भी तीव्र होती जा रही है। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की निरंतर थप 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 ध्वनि गूंजती रहती है। एक चाल, दो चालें, तीन चालें, प्रत्येक चाल मिल्टन बेहद तेज गति से करता है। शुरुआत में तो साइथ आसानी से अवरोध उत्पन्न करने में सक्षम था, लेकिन चालों की संख्या बढ़ने के साथ उसकी गतिविधियां धीमी और धीमी होती गईं। जबकि मिल्टन की गति अपरिवर्तित रही, वह साइथ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्दयी मुक्के मारता रहा। मिल्टन के हमले से साइथ क्रोधित हो गया और उसे लगा कि शिकारी और शिकार की भूमिकाएं उलट गई हैं। अभी वह एक चूहे की तरह था जिसे बिल्ली ने खेला था। क्रॉस पंच। अगले ही पल साइथ ने अंदर से दहाड़ लगाए। जो बचाव पक्ष में था उसने लड़ाई में मुक्का मारने का मौका लिया। इस मुक्के ने हवा में भी शोर मचा दिया। मिल्टन को साइथ के मुक्के से कंपन महसूस हुआ। क्वासी नाइट तकनीक।
ये सही है, इस तरह की नाइट तकनीकें जो पूरी तरह से कौशल पर निर्भर करती हैं, न कि आत्मा पर, क्वासी नाइट तकनीकें कहलाती हैं। मिल्टन का लायन हॉर्ट स्लैश भी क्वासी नाइट तकनीकों की श्रेणी में आता है। लेकिन जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में साइथ की अपराजय घातक चाल का मिल्टन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिल्टन पहले से ही आधिकारिक नाइट है। ये देखकर कि मिल्टन ने उसके साथ टकराव के लिए एक सीधा मुक्का मारा, साइथ तुरंत बहुत खुश हो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी बांह से कर्कश ध्वनि और उसके दिमाग में घुसने वाले तीव्र दर्द ने उसे खुशी से दूर कर दिया। उसकी बांह की हड्डियों के टूटने से उसके रोंगटे खड़े हो गए। और इस समय एरिना में इस डेथमैच द्वंद्व को देख रहे दर्शक उत्साहित थे। ये साइथ की अंतिम चाल पावर पंच की तरह लग रहा था, लेकिन इसे वास्तव में लायनहॉर्ट ने इतनी आसानी से लिया और जो घायल हुआ वह वास्तव में साइथ था। ये कैसे संभव है? यह एक नाइट कौशल है। क्या ये हो सकता है कि लायनहॉर्ट के अभी अभी किए गए मुक्के का भी कोई स्पष्टीकरण हो? चर्चाएं शुरू हो गईं, यहाँ तक कि विलियम जो आगे की पंक्ति में था वह भी चाल चलने के लिए तैयार था, फिर से शांत हो गया। दूसरे लोग नहीं देख पाए, लेकिन विलियम इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। मिल्टन की चाल में कुछ खास नहीं था, उसमें केवल कुचलने वाली ताकत थी। चाहे आपके पास कितने भी कौशल हों, मैं उन्हें एक ही शक्तिशाली चाल से तोड़ दूंगा। क्या जन्मजात विशालकाय शक्ति इतनी भयंकर है? यंग मास्टर की जन्मजात विशालकाय शक्ति थोड़ी अजीब लगती है, मुझे इसके बारे में भगवान से पूछना होगा। एक मुट्ठी से अर्धनाइट तकनीक को कुचलने की ताकत, इस तरह की ताकत पहले से ही एक आधिकारिक नाइट के बहुत करीब है। इसलिए विलियम थोड़ा संदिग्ध था। आप नहीं हैं। यदि दर्शकों में मौजूद लोगों ने केवल एक मोटा अवलोकन देखा था, तो मिल्टन के खिलाफ लड़ने वाले साइथ को यह सबसे स्पष्ट लगा। मिल्टन निश्चित रूप से अर्धनाइट नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि उसने 10 साल से अधिक समय तक इस चाल क्रॉस पंच का अभ्यास किया था। वह अपनी ताकत को सबसे अच्छी तरह से जानता था, यहाँ तक कि एक आधिकारिक शूरवीर भी इस चाल के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता था। अवचेतन रूप से वह कुछ कहने वाला था, लेकिन मिल्टन चेनी, जो उसके इरादों को समझता था, ने स्पष्ट रूप से उसे बोलने नहीं दिया। नज़दीकी रेंज अपरकट। साइथ की टूटी हुई भुजा ने बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन चेनी की गति बहुत तेज थी, जिसने उसे परास्त कर दिया। अगले ही पल चेनी के अपरकट से साइथ का जबड़ा टकराया। उसका शरीर कुछ मीटर दूर उड़ गया। वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, ताज़ा खून बह रहा था, जो संगमरमर के मैदान पर छोटी छोटी बूंदों का रूप ले रहा था। इस समय मिल्टन चेनी ने अनिवार्य रूप से अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी। क्या वह साइथ को जाने देगा? स्पष्ट रूप से नहीं। मिल्टन चेनी ने भयंकर दिखने वाले साइथ पर सवार होकर दबाव डाला। मुझे मार डालो, सुंदर लड़के, कमीने, बकवास। इस समय साइथ का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। ये जानते हुए कि वह जीवित नहीं बचेगा, उसने चेनी को शब्दों से परेशान करने की कोशिश की ताकि वह जल्दी से जल्दी मर जाए। लेकिन स्पष्ट रूप से चेनी ने ऐसा नहीं किया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान स्पष्ट थी, उसका दाहिना हाथ हवा में ऊंचा उठा हुआ था। अगले ही पल उसकी भारी मुट्ठी नीचे उतरी और साइथ के गाल पर लगी। चेनी ने साइथ के कई दांत तोड़ दिए, उन्हें अपने मुंह में फंसा लिया और जबरन निगल लिया। खून बहने लगा और चेनी ने साइथ के गालों पर बार बार मुक्का मारना शुरू कर दिया। साइथ का मुंह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, होंठ बाहर की ओर मुड़ गए थे और खून बह रहा था। अनगिनत दांत टूट गए और फिर उसके गले में समा गए। साइथ की आंखों में आक्रोश बहुत पहले ही गायब हो चुका था, अब केवल भय ही दिखाई दे रहा था। ग्रैंड स्टैंड में बैठे दर्शक इस समय ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इतनी बड़ी नाराजगी, प्रतिद्वंद्वी के सभी दांत तोड़ देना। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मार डालो। ओह मुझे, ओह। इस समय साइथ में अहंकार नहीं रह गया था, उसकी आंखों में केवल विनती और भीख मांगने के भाव थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस शक्तिशाली भगवान के लिए जीवन भर लड़ने के बाद उसका अंत इस तरह होगा। मिल्टन चेनी की आंखें अभी भी ठंडी और शांत थीं। इसके बाद उसने एक और जोरदार मुक्का मारा, जिससे साइथ का आखिरी दांत टूट गया। चेनी ने कुल 17 मुक्के मारे थे। साइथ का मुंह अब खाली था, उसमें केवल टुकड़े टुकड़े मांस भरा हुआ था। चेनी ने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई और अपनी मुट्ठी को हवा में लटकता देखकर साइथ की आंखों में विनती भरी नजर गायब हो गई, उसकी जगह मुक्ति की भावना आ गई। भारी मुट्ठी नीचे उतरी, साइथ के माथे पर जा गिरी। टूटी खोपड़ी की आवाज गूंजी, ताज़ा खून के छींटे पड़े। चेनी उठे, साइथ से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, चुपचाप अपनी मुट्ठियों के चारों ओर खून पहुंचा। खून के धब्बे उसके ऊपरी शरीर की मांसपेशियों पर थे, जिनमें से कोई भी उसके शरीर से नहीं आया था। खून का मालिक अब मर चुका था और उसकी मौत का दृश्य भयानक था। साइथ के चेहरे पर अब कोई मांस नहीं बचा था, क्योंकि चेनी ने उसे एक के बाद एक मुक्का मारकर बेरहमी से मार डाला था। लायनहॉर्ट जीतता है। मिल्टन चेनी की जीत की घोषणा करने वाला अटेंडेंट थोड़ा कांप रहा था, उसे डर था कि चेनी उस पर भी हमला कर सकता है।
अपनी जीत की खबर सुनकर चेनी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने लापरवाही से साइद के चेहरे पर खून से सना का पड़ा फेंक दिया। दर्शकों के लाउंज में कुछ पलों की खामोशी के बाद जोरदार चीख पुकार और जयकारे गूंज उठे। लायनहार्ट, लायनहार्ट। मिल्टन चेनी का नाम अनगिनत महान दर्शकों द्वारा गाया जा रहा था। उनकी आंखों में कट्टर आकर्षण की झलक थी। यहाँ आए अधिकांश दर्शकों ने ताकत की प्रशंसा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। चेनी ने न केवल इस डेथमैच द्वंद्व में साइद को मार डाला, बल्कि अनगिनत दर्शकों का दिल भी जीत लिया। जहां तक साइद की बात है, जो द्वंद्व में दुखद मौत मर गया, किसी ने परवाह नहीं की। साइद कौन था? माफ करें, परिचित नहीं हूं। बेशक, साइद के कथित शक्तिशाली बैकस्टेज मास्टर को छोड़कर आसपास की जय जयकार और तालियां सुनकर चेनी ने राहत की सांस ली। इस पल वह पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। अध्याय 15, फैमिली डेथ वॉरियर और रेड मून स्लैश सीकिंग चेज रीडिंग। विलियम की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा कुछ गंभीर था, मिल्टन चेनी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अब चले जाओ। क्या यह मामला वाकई इतना गंभीर है? मिल्टन की आवाज में संदेह का एक संकेत मिला हुआ था। उसने सोचा था कि डेथमैच द्वंद्व इसलिए था क्योंकि गोल्डन लायन कोलिजियम में कुछ अभिजात वर्ग उसकी लगातार जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, या क्योंकि इसने कुछ अभिजात वर्ग के हितों को प्रभावित किया था। लेकिन विलियम ने जो जांच के परिणाम वापस किए, उससे उसे अलग जानकारी मिली। युवा मास्टर, इसके पीछे एक से अधिक लोग हैं और गोल्डन लायन कोलिजियम के अंदर भी कुछ लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। आपके खिलाफ ये डेथमैच द्वंद्व पूरी तरह से पूर्वनियोजित था। विलियम की आवाज़ गंभीर थी, लेकिन उसके लहजे में कुछ जटिल भावनाएं लग रही थीं। विलियम किसी भी बात पर संदेहास्पद ढंग से सवाल नहीं करता था, और अगर वह ऐसी बातें कहता तो मिल्टन जानता था कि विलियम को कुछ संदिग्ध जरूर मिला होगा। इसलिए मिल्टन ने पूछना जारी नहीं रखा, उसने बस हल्के से सिर हिलाया। हालांकि मिल्टन मूर्ख नहीं था। उसने अभी भी विलियम के स्वर से कुछ सुना। क्या ये तुम हो, मेरे भाई जिससे मैं कभी नहीं मिला? मिल्टन ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। वह केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकता था जो विलियम को ऐसी भावनाएं दे सकता था। वह उसका भाई निकोलस वीसली था, जिससे वह इस दुनिया में आने के बाद से कभी नहीं मिला था। मिल्टन के चेहरे पर कुछ जटिल भाव देखकर विलियम को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया की है। यह मामला बड़ा था, लेकिन ये छोटा भी था। उसने वास्तव में कुछ चीज़ें खोजीं, लेकिन वे अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थीं। लेकिन मिल्टन की सुरक्षा के लिए उसे पहले मिल्टन को वापस भेजने और फिर मास्टर से परामर्श करने के बाद जांच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। उसके स्वर में जटिल भावनाएं, वास्तव में उसे इस बात से झटका लग रहा था कि किसी ने शेर के शरीर से बाल नोचने की हिम्मत की। उसे अचानक एहसास हुआ कि मिल्टन ने उसके अर्थ को गलत समझा है। एक त्वरित विचार के साथ वह समझ गया कि मिल्टन क्या सोच रहा था। वह कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। युवा मास्टर, आपने गलत समझा। मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए मुझे पहले आपको वापस भेजना होगा। इस मामले का सबसे बड़े युवा मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। एक कारण जो उसे इतनी जल्दी याद आ गया, वह गोल्डन लायन कोलिजियम से भी संबंधित था। क्योंकि गोल्डन लायन कोलिजियम वास्तव में गोल्डन लायन परिवार के सबसे बड़े बेटे निकोलस वीसली द्वारा प्रबंधित किया जाता है। लेकिन निकोलस वीसली 2 साल पहले राज्य के दौरे के लिए निकल गया था और अब कोलिजियम का प्रभार किसी और के पास है। निकोलस ने कुछ दिन पहले राजधानी से मास्टर को एक पत्र भी भेजा था। इसके अलावा विलियम मिल्टन के बड़े भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति मिल्टन का बड़ा भाई नहीं हो सकता। इसलिए भले ही वह जानता था कि यह थोड़ा अहंकारी था, फिर भी उसने ऐसा कहा। वह नहीं चाहता था कि मिल्टन कुछ शब्दों के कारण अपने बड़े भाई को गलत समझे। मिल्टन ने आश्चर्य से विलियम को देखा। उसके आश्चर्य का कारण निश्चित रूप से ये था कि विलियम ने उसके विचारों को इतनी आसानी से समझ लिया था। साथ ही उसने राहत की सांस ली। वह पारिवारिक कलह नहीं देखना चाहता था। अपने पूर्ववर्ती की यादों में उसका बड़ा भाई बचपन से ही उसके साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करता था। अर्थ के क्षेत्र में कई मामलों के कारण उसके बड़े भाई ने हमेशा अपनी मां की मृत्यु के बाद से पिता और भाई की भूमिका निभाई थी। मिल्टन को भी एहसास हुआ कि वह गलत था। अपने बड़े भाई पर उसका संदेह पूरी तरह से एक ट्रांसमिग्रेटर की तर्कसंगतता और अवचेतन संदेह से बाहर था। प्रतिक्रिया करने के बाद उसे ये भी एहसास हुआ कि उसके विचार कितने अविश्वसनीय थे। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन विलियम के पीछे गोल्डन लायन कोलिजियम के विश्राम क्षेत्र से बाहर निकलकर कोलिजियम के बाहर की ओर चल पड़ा। वह समझ गया कि विलियम उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। आखिर पर्दे के पीछे का व्यक्ति चालाकी से चालें चल रहा था, लेकिन विलियम को उनके शत्रुतापूर्ण होने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह एक महान शूरवीर था, लेकिन कौन जानता था कि मंच के पीछे के लोग एक महान शूरवीर भेजेंगे या शूरवीरों का झुंड। अगर वह अकेला होता तो उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। भले ही 3 महान शूरवीर आएं, अगर वह लड़ नहीं सकता तो भाग सकता था।
लेकिन दो मुट्ठियां चार हाथों को नहीं हरा सकती थीं और उसे मिल्टन की रक्षा करनी थी। तो अब विलियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले मिल्टन को वापस भेजा जाए। जहां तक पर्दे के पीछे के लोगों की जांच करने की बात है तो यह निश्चित रूप से मिल्टन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पीछे था। डॉट 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 गाड़ी में विलियम अभी भी एक गार्ड और कोचमैन दोनों की भूमिकाएं निभा रहा था। इस बीच मिल्टन गाड़ी के अंदर बैठा था, एक किताब पकड़े हुए और एक एक पन्ना पलट रहा था। वातावरण बहुत शांत था, न तो विलियम और न ही मिल्टन बोल रहे थे। हालांकि अचानक मिल्टन को कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ में किताब बंद की और अवचेतन रूप से अपने शरीर को स्थिर किया। अगले ही पल गाड़ी अचानक रुक गई। विलियम ने गाड़ी को बहुत स्थिर तरीके से रोका, जबकि मिल्टन तैयार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? विलियम, जो आगे बैठा था, ने धीमी आवाज में कहा। उसका लहजा कभी इतना ठंडा नहीं रहा जितना अब है। एक अचूक प्रभुत्व तुरंत पूरे दृश्य में छा गया, हत्या करने का इरादा पूरे क्षेत्र को घेर लिया। अगर कोई यह कहे कि उस दिन मिल्टन चेनी के हेरफेर की खबर सुनकर विलियम जमीन पर रेंगने वाला एक अकेला भेड़िया था, तो वह अब भेड़िया राजा है, अपने नुकीले दांत और खून से लथपथ मुंह दिखा रहा है। अंधेरे पैंतरे एक बात थी, लेकिन गोल्डन लान परिवार के प्रतीक वाली गाड़ी को खुलेआम रोकना कोई साधारण उकसावे की बात नहीं है। ये गोल्डन लान परिवार के सिर पर शौच करने के बराबर है, एक ऐसा परिवार जो सैकड़ों वर्षों से राज्य में मजबूती से खड़ा है। दशकों में किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। आज किसी ने किया। गाड़ी के सामने खड़े दर्जनों लोगों ने विलियम के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने न तो कुछ कहा और न ही कोई भावनाएं प्रकट की। रोबोटों के झुंड की तरह, एक जैसे और भावनाहीन। पारिवारिक मृत्यु योद्धा। विलियम का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से इन लोगों की पहचान ली। पारिवारिक मृत्यु योद्धा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई छोटा कबीला पाल सकता है, उन्हें बचपन से ही पाला पोसा जाना चाहिए। अक्सर भावनाहीन, वे परिवार के प्रति वफादार शूरवीर तलवारों की तरह होते हैं, इंसानों से ज्यादा औजार। गोल्डन लान परिवार के भी अपने मृत्यु योद्धा हैं। विलियम को उनकी पहचान जल्दी से पहचानने का मुख्य कारण ये था कि उसने ऐसे योद्धाओं को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। वह इन जैसे लोगों से बहुत परिचित था। विलियम ने उम्मीद नहीं की थी कि मास्टरमाइंड इतनी जल्दी काम करेगा, और यहाँ तक कि उनके मार्ग को भी इतनी स्पष्टता से जानता होगा। उसने तुरंत समझ लिया कि मास्टरमाइंड सरल नहीं था। उसने जो सुराग खोजे थे वे शायद उसे जानबूझकर बताए गए थे। यह विलियम का विचार था कि मिल्टन चेनी के साथ कोई मजबूत अनुरक्षक न हो। जब वह और चेनी गोल्डन लान कोलिजियम से निकले तो विलियम ने दर्जनों गाड़ियों को अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए व्यवस्थित किया था। हालांकि उन्हें फिर भी रोक दिया गया। इसके केवल दो कारण हैं। पहला ये कि मास्टरमाइंड को पता था कि विलियम किस मार्ग से जाने वाला था, दूसरा ये कि सभी गाड़ियों को रोक दिया गया था। विलियम को यकीन नहीं था कि वह कौन सी गाड़ी थी, लेकिन दोनों में से कोई भी अच्छी खबर नहीं थी। मौत के योद्धा स्थिर खड़े थे, विलियम के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। शुरू से ही उनका लक्ष्य मिल्टन चेनी था। उनका मिशन किसी भी तरह से चेनी को मारना था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सीधे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगले ही पल विलियम ने अपना कदम उठाया। लाल रंग की रोशनी की परतें तुरंत उसकी चांदी सफेद नाइट तलवार के चारों ओर लिपट गईं। नाइट स्किल क्रिम्सन मून स्लैश। एक सच्चा नाइट स्किल। एक ग्रैंड नाइट का नाइट स्किल जिसे मारने के इरादे से इस्तेमाल किया गया। एक लंबी तलवार जो लाल चांद की तरह लाल रोशनी उत्सर्जित करती थी, गाड़ी के सामने मौत के योद्धाओं की ओर वार करती थी। बस एक पल में दो कटे हुए सिर आसमान में उड़ गए। हर जगह खून बिखरा हुआ था। हालांकि इन मौत के योद्धाओं की हरकतें तेज थीं, बचे हुए 8 में से 7 ने तुरंत विलियम को घेर लिया। एक गाड़ी की ओर भागा, उसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से गाड़ी में चेनी था। विलियम सहज रूप से भ्रमित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। विलियम को घेरने और आत्महत्या करने वाले अर्धनाइट स्तर के मौत के योद्धाओं के बीच कोई अंतर नहीं था। एक ही सांस में विलियम ने सभी 7 लोगों के सिर काट दिए। लेकिन जो उसकी उंगलियों से फिसल गया वह उससे ज्यादा तेज चल रहा था। आमतौर पर यह असंभव था, क्योंकि भागने वाला सबसे अच्छा आधिकारिक नाइट था। उनकी गति में बहुत अंतर होना चाहिए। पारिवारिक मृत्यु योद्धा जो आधिकारिक शूरवीर हैं, वे सबसे कम रैंक वाले शूरवीर हैं, यहाँ तक कि कुछ अत्यधिक प्रतिभाशाली अर्धशूरवीरों से भी कमतर। विलियम शुरू में भ्रमित था, क्योंकि उसके चारों ओर के मृत्यु योद्धा बस अपने स्वयं के मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे थे। वह आसानी से उन्हें मार सकता था और फिर चेनी की रक्षा कर सकता था। लेकिन जमीन पर स्थिति उसके अनुमान से बिल्कुल अलग थी। उसकी क्षणिक गलत गणना ने युवा मास्टर को भी खतरे में डाल दिया। विलियम की पुतलियां तुरंत लाल हो गईं। उसकी गति एक बार में ही फूट पड़ी, जिससे उसके जीवन बीज की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। इस बिंदु पर उसने कुछ चीजों का पता लगा लिया था। उनके मार्ग को इतनी सटीकता से जानना और फिर भी इतनी अच्छी तरह से तैयार होना।
जादूगर, जादुई औषधि। विलियम के दिल में एक दहाड़ गूंजी। उसकी नाई तलवार तुरंत बाहर फेंक दी गई। अध्याय 16, जादुई औषधि और जादूगर की सहायता सोसाइटी, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। नाइट की तलवार तुरंत एक चमकदार लाल रोशनी में बदल गई। एक पल में यह मौत के योद्धा की छाती को छेदती हुई निकल गई। हालांकि मौत के योद्धा की छाती पर एक काली रोशनी चमकी और वह तुरंत नहीं मरा। अगले ही पल गाड़ी खुल गई। अनगिनत तख्त सभी दिशाओं में बिखर गए, जिससे गाड़ी के अंदर मिल्टन चेनी दिखाई दिए। मिल्टन का चेहरा शांत था। उसने धीरे से नाइट की तलवार को बढ़ाया जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। अपने माथे पर निशाना साधे खंजर का सामना करते हुए मिल्टन की आंखों में घबराहट का कोई संकेत नहीं था, केवल एक झील की तरह शांत शांति थी। एक चांदी की रोशनी चमक उठी। क्वासी नाइट तकनीकल आयन हॉट स्लैश। विलियम के दिल में उस समय पछतावा और गुस्सा भरा हुआ था। वह बस ये चांदी की रोशनी देख सकता था। डेथ वॉरियर की आंखों में भी सदमे का भाव था। वे पूरी तरह से किसी भी भावना से रहित नहीं थे। जब उनकी भावनाएं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली होती थीं, तब भी वे अपनी भावनाओं का थोड़ा सा हिस्सा प्रकट कर देते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि इस समय डेथ वॉरियर के दिल में कितनी उथल पुथल थी। चांदी सफेद शूरवीर की तलवार ने डेथ वॉरियर का गला काट दिया और ताज़ा खून बह निकला। डेथ वॉरियर केवल देख सकता था कि विषलेपित खंजर मिल्टन के करीब आ रहा था, लेकिन और करीब नहीं आ सका। अगले ही पल विलियम ने डेथ वॉरियर की छाती में धंसी लंबी तलवार को बाहर निकाला। एक और वार से उसने डेथ वॉरियर की कमर पर वार किया। उस जगह पर ताज़ा खून के धब्बे थे। भले ही अब कोई जादूगर आ जाए, वे इस डेथ वॉरियर को नहीं बचा सकते थे। युवा मास्टर, मैं। विलियम का चेहरा शर्म से भरा हुआ था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कुछ कहना चाहता था। ये देखकर मिल्टन ने विलियम की बात बीच में ही रोक दी। मिस्टर विलियम, यह आपकी गलती नहीं है। पर्दे के पीछे के व्यक्ति की तैयारी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अच्छी है। विलियम की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए मिल्टन दयालुता के कामों को अनदेखा करने वालों में से नहीं था। अगर इस हमले के दौरान विलियम नहीं होता तो बहुत संभावना थी कि वह मारा जाता। हालांकि यह विलियम का कर्तव्य था, लेकिन मिल्टन उसकी दयालुता को आसानी से नहीं भूल सकता था। आखिरकार यह एक जीवन रक्षक कृपा थी। यह ऐसा है जैसे अगर आपका कोई अधीनस्थ होता जिसने आपकी जान बचाई होती, तो क्या आपको उसकी दयालुता याद नहीं रहती। मिल्टन की समझदारी को देखते हुए विलियम की आंखों में कृतज्ञता भर गई और धीरे धीरे उसका भाव शांत हो गया। चून की घटना पहले ही हो चुकी थी, इसलिए गुस्से से कुछ हल नहीं होने वाला था। विलियम बोला, युवा गुरु, जिस डेथ वॉरियर ने अभी अभी आप पर हमला किया है, उसने एक जादुई औषधि पी ली है। केवल जादूगर या जादूगर प्रशिक्षु ही ऐसी चीज बना सकते हैं। गोल्डन लॉयन परिवार पर इस हमले के पीछे का व्यक्ति निश्चित रूप से कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इस बिंदु पर विलियम को अब यह नहीं लगा कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति केवल मिल्टन को निशाना बना रहा था। आखिरकार इतनी बड़ी ताकत के साथ लक्ष्य बहुत हद तक गोल्डन लॉयन परिवार था। मिल्टन ने एक पल के लिए सोचा, क्योंकि यह परिदृश्य सिमुलेशन में मौजूद नहीं था। वह जानता था कि वास्तविकता में कुछ क्रियाएं तितली प्रभाव को ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे उसका जीवन सिमुलेशन से अलग हो सकता है। इस बार तितली प्रभाव को ट्रिगर करने वाला कारक क्या था? कुछ देर सोचने के बाद मिल्टन समझ गया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये गोल्डन लॉयन कोलिजियम की यात्रा थी। तीसरे सिमुलेशन में मिल्टन कभी गोल्डन लॉयन कोलिजियम नहीं गए थे, इसलिए ये घटना नहीं हुई। लेकिन वास्तव में वह गोल्डन लॉयन कोलिजियम गए थे। चूंकि उनके जीवन की दिशा सिमुलेशन से अलग थी, इसलिए बाद में उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली घटनाएं भी स्वाभाविक रूप से भिन्न होंगी। श्री विलियम, क्या ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने गलती से जादुई औषधि प्राप्त कर ली हो? राज्य में जादूगर हैं, बस उनमें से बहुत कम इस बंजर उपमहाद्वीप में आते हैं, मिल्टन ने सुझाव दिया। मिल्टन चेनी ने धीरे से अपना सवाल पूछा। ये सुनकर विलियम ने अपना सिर हिलाया और मिल्टन की धारणा को नकार दिया। अगर किसी ने गलती से जादुई औषधि प्राप्त कर ली है, तो उसके पीछे वाले व्यक्ति को 10 से ज्यादा औषधियां तैयार करनी होंगी। आखिरकार मिल्टन के साथ अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने वाली 10 से ज्यादा गाड़ियां थीं। हालांकि चीजें वैसी नहीं थीं। हमला स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था, क्योंकि उन मृत्यु योद्धाओं के संकल्प से ये देखा जा सकता था कि उन्हें यकीन था कि मिल्टन इस गाड़ी में है। ये तरीका जादूगर के जादू जैसा ही था। विलियम, जो जादूगरों से परिचित था, एक विशेष मंत्र जानता था जिसे जादूगर प्रशिक्षु कर सकता था। वह जीरो रिंग मैजिक ट्रैकिंग स्पेल था। इसलिए विलियम ने शुरू किया, युवा मास्टर, चूंकि चीजें पहले ही हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ रहस्य नहीं छिपाऊंगा। वैसे भी आप जल्दी या बाद में उनके बारे में जान जाएंगे। हालांकि मिल्टन उच्च पद का था, लेकिन वह अर्ल का दूसरा बेटा था, खुद अर्ल नहीं। इसलिए अगर कोई उसे नहीं बताता तो उसे कुछ जानकारी नहीं पता होती। राज्य में सार्वजनिक रूप से कोई जादूगर नहीं है, लेकिन निजी तौर पर एक जादूगर की सहायता वाली संस्था है।
इस संस्था का सही नाम अज्ञात है, लेकिन संस्था का मास्टर एक वास्तविक स्तर 3 जादूगर प्रशिक्षु है। ये सुनकर मिल्टन चौंक गया। स्तर 3 जादूगर प्रशिक्षु, ऐसे बंजर राज्य में ऐसा अस्तित्व एक सहायता संस्था क्यों स्थापित करेगा? ये बहुत ही अतार्किक है। मिल्टन के शब्द उचित थे, क्योंकि स्तर 3 जादूगर प्रशिक्षु जादूगरों के नीचे सबसे मजबूत अस्तित्व था। जादूगर महाद्वीप पर भी उनकी स्थिति कम नहीं थी। ऐसा प्राणी संभवतः उपमहाद्वीप में कैसे आ सकता है? एक साधारण जादूगर जो स्तर 3 जादूगर प्रशिक्षु बनने के लिए जादूगर ध्यान तकनीक का अभ्यास करता है, उसका जीवनकाल कम से कम 200 वर्ष होता है। अगर ऐसा कोई प्राणी मिल्टन के परिवार को निशाना बनाना चाहे तो यह अंडे पर पत्थर फेंकने जैसा होगा। शेर का बच्चा बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करेगा। मिल्टन की बातें सुनकर विलियम केवल कड़वे मनोरंजन में अपना सिर हिला सकता था। वह कैसे जान सकता था कि वे जादूगर क्या सोच रहे थे? हालांकि उसने झूठ नहीं बोला। राज्य के अधिकांश रईस इस निजी जादूगर सहायता सोसाइटी के बारे में जानते हैं। युवा मास्टर, आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि इसके पीछे का व्यक्ति जादूगर सहायता सोसाइटी से नहीं है। वास्तव में इस जादूगर सहायता सोसाइटी की राज्य के विभिन्न रईसों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है। ये बहुत संभावना है कि इसके पीछे के व्यक्ति को किसी तरह से एक जंगली जादूगर प्रशिक्षु मिल गया हो। जब हम वापस आएंगे तो मैं भगवान से पूछूंगा कि क्या हमें पता है कि गोल्डन लॉन परिवार को कौन निशाना बना रहा है। मिल्टन ने सहमति में सिर हिलाया और आगे कोई जवाब नहीं दिया। जब विलियम ने वाइल्ड विजार्ड का जिक्र किया तो मिल्टन को सहज ही किसी का ख्याल आया। हाँ, ये वाइल्ड विजार्ड अप्रेंटिस ही था जिसने मिल्टन के पुनर्जन्म से पहले मूल मेजबान को श्राप दिया था। लेकिन इस बार मिल्टन ने ज्यादा सावधानी से सोचा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या गोल्डन लॉन परिवार के खिलाफ साजिश उसके पुनर्जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। अगर जादूगर प्रशिक्षु को अपमानित करने वाला मूल मेजबान योजना का हिस्सा था तो सब कुछ जुड़ा हो सकता है। आखिरकार अगर मिल्टन पुनर्जन्म नहीं लेता तो मूल मेजबान यानी मिल्टन खुद पहले ही मर चुका होता। लेकिन ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पिछले सभी सिमुलेशन में जादूगर का कोई निशान नहीं था। अगर यह एक पूर्व नियोजित योजना थी तो क्या वे ये पता लगाने के बाद और भी हताश नहीं हो जाते कि मिल्टन शापित जादू से नहीं मरा था, जैसा कि अभी हो रहा है। अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद मिल्टन इसे समझ नहीं पाया, इसलिए उसने इस बारे में और न सोचने का फैसला किया। आखिरकार कुछ दिनों में नई सिमुलेशन गणना होगी जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मिल्टन और विलियम घोड़े पर सवार हो गए। गाड़ी अब सवारी के लायक नहीं थी और उन्हें गोल्डन लॉन परिवार में वापस लौटने के लिए जितनी जल्दी हो सके उसी घोड़े पर सवार होना था। सफेद घोड़ा अपने खुरों के नीचे धूल के बादल उड़ाते हुए सरपट भाग गया। अध्याय 17 पारिवारिक रहस्य और ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब चेज रीडिंग। एक आलीशान कमरे में चमकदार रोशनी टिमटिमा रही थी। एक बहुत बड़ी नहीं गोल मेज पर 3 लोग बैठे थे। मिल्टन चेनी और विलियम के अलावा अर्ल आर्थर भी गोल मेज पर बैठे थे। उनका दाहिना हाथ जानबूझकर मेज पर टैप कर रहा था, जिससे लयबद्ध ध्वनियां निकल रही थीं। बाकी परिचारिकाएं और नौकरानियां पहले ही विदा हो चुकी थीं, इसलिए वे तीनों ही भव्य कमरे में रह गए थे। गोल्डन लॉन परिवार सैकड़ों वर्षों से किंगडम में विकसित हुआ है। ये स्वाभाविक रूप से दुश्मनों के बिना नहीं होगा, लेकिन मैं अभी यह नहीं बता सकता कि कौन सा परिवार आपके मानदंडों को पूरा करता है। अर्ल आर्थर की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उनकी आवाज में भी भ्रम की झलक थी। हालांकि किसी ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। मुझे विश्वास है कि हमें जल्दी ही खबर मिल जाएगी। वर्नोन, तुम फिलहाल एस्टेट में ही रहो और फिर बाहर मत जाओ। यह मामला उतना सरल नहीं हो सकता जितना लगता है। मेज पर थपथपाने की आवाज बंद हो गई और अर्ल आर्थर ने धीरे से कहा। जब उसने पहली बार विलियम और मिल्टन चेनी द्वारा वापस लाई गई खबर सुनी तो आर्थर को अनिवार्य रूप से सदमे और गुस्से का एहसास हुआ। लेकिन अब जब वह शांत हो गया था तो उसे पता था कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना विलियम और चेनी ने कल्पना की थी। उसे कुछ रहस्यों के बारे में पता था। उसे संदेह था कि यह मामला उसके द्वारा ज्ञात कुछ रहस्यों से संबंधित हो सकता है। लेकिन वह बहुत आश्वस्त नहीं था, क्योंकि वह जांच के बिना निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था। इसलिए जब उसे खबर मिली तो उसने पहले ही जांच के लिए किसी को भेज दिया था। उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन मिल्टन चेनी को पता था कि यह उसके पिता की कमान के तहत 2 ग्रैंड नाइट्स में से दूसरा था। अपने पिता की बातें सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर्फ सिर हिलाया। वह जानता था कि यह मामला अब उसके बस की बात नहीं है। वह अर्ल आर्थर के लहजे में गंभीरता सुन सकता था। यह मामला अब सिर्फ उसके ही निशाने पर नहीं था, ये स्पष्ट रूप से गोल्डन लॉयन परिवार के निशाने पर था। मिल्टन चेनी ही वह दरवाज़ा था जिसे वे पर्दे के पीछे से खोलना चाहते थे। जरा सोचिए, अगर मिल्टन चेनी पर वाकई घात लगाकर हमला किया जाता और उसे मार दिया जाता तो उसके पिता अर्ल आर्थर निश्चित रूप से पागल हो जाते। मिल्टन चेनी को ठीक से पता नहीं था कि अर्ल आर्थर क्या करेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे पर्दे के पीछे का व्यक्ति देखना चाहेगा।
अगले दिन अपेक्षाकृत शांत थे और अर्ल आर्थर ने मिल्टन चेनी से कुछ नहीं कहा, मानो घटना कभी हुई ही ना हो। लेकिन मिल्टन जानता था कि चीज़ें बिल्कुल भी उतनी शांत नहीं थीं जितनी दिख रही थीं। इसके विपरीत मिल्टन को लगा कि यह तूफान से पहले की शांति जैसा था। दरअसल उन कुछ दिनों में कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया, जिससे यह बात पता चल गई। विलियम गायब हो गया था। मिल्टन ने उसे पिछले कुछ दिनों से एस्टेट में नहीं देखा था। कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं था कि कोई समस्या नहीं थी, इसके विपरीत ये किसी समस्या का संकेत था। हालांकि मिल्टन ने कुछ भी पता लगाने के लिए बहुत अधिक उत्सुकता नहीं दिखाई। आखिरकार गोल्डन लान परिवार में अगर उसके पिता नहीं चाहते कि वह कोई खबर सुने तो कोई भी उसे कोई जानकारी नहीं देगा। इस समय मिल्टन कुछ नहीं कर सकता था, भले ही वह खुद को एक आधिकारिक शूरवीर के रूप में उजागर कर दे। वह अभी भी बहुत कमजोर था। एक आधिकारिक शूरवीर मजबूत हो सकता है, लेकिन एक परिवार की तुलना में यह अविश्वसनीय रूप से महत्वहीन था। इस दुनिया में जादूगरों के साथ तो और भी अधिक। एक जादूगर की नज़र में एक आधिकारिक शूरवीर की तो बात ही छोड़िए, एक ग्रैंड नाइट और थोड़ी बड़ी चींटी के बीच क्या अंतर है। लेकिन शुक्र है उसके पास एक सिम्युलेटर था। अपने कमरे में मिल्टन ने एक किताब पकड़ी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। उसका ध्यान एक नीली रोशनी वाली स्क्रीन पर केंद्रित था जो उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। नाम वर्नोन वेस्ले मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 1.5। शारीरिक बनावट 3.6। क्षेत्र आधिकारिक शूरवीर। जादू कोई नहीं। श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक प्रवीणता 82/800। शूरवीर कौशल लायनहॉर्ट कौशल 61/800। बुनियादी सवारी कौशल 128/800। बुनियादी तीरंदाजी कौशल 630/800। बुनियादी तलवारबाजी प्रवीणता 524/1600। बुनियादी लड़ाई कौशल प्रवीणता 115/1600। सिमुलेशन गणना 1। सिमुलेशन गणना कॉलम में संख्या 1 प्रमुखता से दिखाई दी। मिल्टन चेनी को नहीं पता था कि यह सिमुलेशन उनके सवालों का जवाब देगा या नहीं, लेकिन उनके पास सिमुलेशन गणनाओं को जमा करने की कोई योजना नहीं थी। शायद भविष्य में एक दिन वह एक साथ उपयोग करने के लिए कई सिमुलेशन गणनाएं जमा कर लेगा, लेकिन वह दिन आज नहीं था। चूंकि उनका ध्यान सिमुलेशन की गिनती पर था, हमेशा की तरह काले रंग की एक पंक्ति उभरी। क्या आप जीवन सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन ने अपने मन में सकारात्मक जवाब दिया। अगले ही पल काला पार्ट गायब हो गया। यह उनके सिमुलेशन की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसमें काले रंग के पार्ट का एक बड़ा खंड दिखाई देता है। जीवन सिमुलेशन शुरू हो गया है। सिम्युलेटर के पुराने संस्करण के कारण केवल पार्ट सिमुलेशन उपलब्ध है। 17 साल की उम्र में गोल्डन लान कोलिजियम में आपके खिलाफ साजिश रची गई थी और आपके घर के रास्ते में आप पर घात लगाने की कोशिश की गई थी। खबर सुनकर आपके पिता अर्ल आर्थर क्रोधित हो गए और उन्होंने जांच शुरू कर दी। जांच में एक पारिवारिक रहस्य का पता चला, लेकिन आपके पिता ने आपको यह नहीं बताया। 18 साल की उम्र में आपने इस साल के हंटिंग डे में भाग नहीं लिया क्योंकि आपको पूरे साल कई हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ा था और आपके पिता आपको खतरे में नहीं डालना चाहते थे। इस बिंदु तक पढ़ते हुए मिल्टन को अपने दिल में भारीपन महसूस हुआ। ये सिमुलेशन पिछले सिमुलेशन से बिल्कुल अलग था। पिछले सिमुलेशन में उनकी हत्या कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस सिमुलेशन में एक साल के भीतर ही उनकी हत्या के कई प्रयास हुए। मिल्टन ने अपने दिल के भारीपन को दबाया और पढ़ना जारी रखा। 19 साल की उम्र में आप कई हत्या के प्रयासों के आदी हो जाते हैं और अपने परिवार की संपत्ति पर ब्रीदिंग तकनीक और नाइट तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका असर बहुत कम होता है। हालांकि आप हार नहीं मानते। 20 साल की उम्र में आपके पिता अर्ल आर्थर को आश्चर्य होता है कि आप लाइफ सीड को सक्रिय करने में कामयाब हो जाते हैं। सदमे से अभिभूत होकर वह आपके सामने परिवार का रहस्य प्रकट करने का फैसला करता है। गोल्डन लान परिवार के खिलाफ साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड नामक एक संगठन है, जिसके संस्थापकों में से एक गोल्डन लान परिवार का सदस्य था। रहस्य ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड फ्रॉस्टविंटर किंगडम में एक डार्क विजार्ड संगठन है। संस्थापक संगठन में 7 सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक फ्रॉस्टविंटर किंगडम के भीतर अलग अलग परिवारों से थे। अपने अपने परिवारों द्वारा परीक्षण विषयों के रूप में एक आधिकारिक जादूगर को दिए जाने के बाद बचे हुए लोगों ने ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड की स्थापना की। इस बिंदु पर मिल्टन के शिष्य सिकुड़ गए। वह रहस्य से खुद हैरान नहीं था, बल्कि आश्चर्यचकित था कि सिम्युलेटर उसके जीवन का अनुकरण करने से कहीं अधिक प्रकट कर सकता है। यह उसके पिछले 3 सिमुलेशन में एक विशेषता नहीं थी। 21 की उम्र में शुद्ध श्वास तकनीक का अभ्यास आपकी ताकत को बेहतर बनाने के लिए बहुत धीमा है। आप श्वास तकनीक का अभ्यास करने में सहायता के लिए गोल्डन लान सीक्रेट मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। हालांकि प्रगति तेज है, फिर भी यह धीमी है, इसलिए आप असली नाइट तकनीकों का अभ्यास करना शुरू करते हैं।
22 की उम्र में आपने नाइट स्किल आर्मर स्प्लिटिंग स्लैश और नाइट स्किल स्टारफायर एरो में महारत हासिल कर ली है। आपकी श्वास तकनीक भी उन्नत हो गई है और जीवन बीज को उन्नत करने की गति मामूली रूप से बढ़ गई है। 23 वर्ष की उम्र में ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के खतरे के कारण आपके पिता अर्लाथ आपके राज्य के माध्यम से साहसिक कार्य से डरते हैं। इसलिए उन्होंने आपके लिए सुदूर पूर्व क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र निर्धारित किया और आप एक लॉर्ड बन गए। 25 वर्ष की उम्र में आप अपने शूरवीर कौशल को लगातार निखारते हैं और श्वास तकनीक का अभ्यास करते हैं। हालांकि आपकी प्रगति रेंगने वाले कछुए जितनी धीमी है, लेकिन आपने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। 26 की उम्र में आप मर जाते हैं। आप अपनी नींद में मर जाते हैं, जादू से मारे जाते हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना पुरस्कार चुनें। रिटेन रियल या रिटेन टेक्निक। मिल्टन को तब थोड़ा झटका लगा जब उसने काले पाठ की अंतिम पंक्ति देखी। उसे इस सिमुलेशन में इतनी अचानक मृत्यु की उम्मीद नहीं थी। ये पहली बार था जब वह किसी सिमुलेशन में इतनी जल्दी मर गया था। पिछले सिमुलेशन में वह कम से कम 32 साल की उम्र तक जीवित रहा था। हालांकि वह पिछले सिमुलेशन की तुलना में इस सिमुलेशन में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह सबसे कम उम्र तक जीवित रहा। अगर ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के पास उसे सपनों में मारने का कोई तरीका था, तो वह 26 साल तक कैसे जीवित रहा? अपने संदेहों के बावजूद मिल्टन ने सिमुलेशन की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया। तब ये स्पष्ट था कि ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के पास उसे 26 साल की उम्र से पहले नींद में मारने का कोई साधन नहीं था। ये देखते हुए कि ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड एक जादूगर संगठन था, वे छिपकर हमला क्यों करेंगे? मिल्टन ने अनुमान लगाया कि गिल्ड या तो किसी प्रतिष्ठित नाम के साथ झांसा दे रहा था, या ये पूरा संगठन नहीं था जो उसके या गोल्डन लान परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा था, बल्कि संगठन के भीतर से कोई व्यक्ति था। उस व्यक्ति के पास भी सीमित साधन थे, अन्यथा यह एक जादूगर संगठन के लिए बहुत अपमानजनक था। रिटेन तकनीक। बिना ज्यादा सोचे मिल्टन ने अपने मन में पुष्टि की। अगले ही पल यादें उमड़ पड़ीं। मिल्टन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना की नदी में बहकर आई नई यादों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। अध्याय 18 अस्तित्वहीन जादूगर गुरु चेज रीडिंग की तलाश। अभ्यास और शूरवीर कौशल में महारत हासिल करने के अनगिनत दिन और रातें मिल्टन चेनी के दिमाग में यादों के रूप में उमड़ पड़ीं। कोई कच्चापन महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो मिल्टन चेनी वास्तविकता में दिन रात अभ्यास कर रहे थे और उन पर महारत हासिल कर रहे थे। हालांकि उनकी ताकत में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन मिल्टन चेनी को लगा कि उनकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें चमक की एक चमक चमक उठी। हालांकि वह इस सिमुलेशन में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई। एट्रीब्यूट पैनल को दर्शाने वाली नीली रोशनी वाली स्क्रीन एक बार फिर उभरी। नाम मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 1.5। शारीरिक बनावट 3.6। क्षेत्र आधिकारिक शूरवीर। जादू कोई नहीं। श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक विशेषज्ञता 98/1600। शूरवीर कौशल लायन हॉट स्लैश विशेषज्ञता 72/1600। आर्मर स्प्लिटिंग स्लैश नौसिखिया 310/400। स्टार फायर एरो 277/400। बुनियादी राइडिंग कौशल कुशल 530/800। बुनियादी तीरंदाजी कौशल विशेषज्ञता 162/1600। बुनियादी तलवारबाजी विशेषज्ञता 908/1600। बुनियादी लड़ाई कौशल विशेषज्ञता 311/1600। सिमुलेशन गणना 0। सिमुलेशन से पहले की तुलना में इसमें हुए बदलाव मिल्टन चेनी के पैनल महत्वपूर्ण थे। भले ही उनकी आध्यात्मिक और शारीरिक विशेषताओं में कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन उनकी सांस लेने की तकनीक और शूरवीर कौशल में उन्नति मामूली नहीं थी। उनकी सांस लेने की तकनीक प्रवीणता से विशेषज्ञता तक आगे बढ़ी। मिल्टन चेनी ने अपनी सांस लेने की तकनीक को सहज रूप से संचालित करने की कोशिश की, पाया कि जीवन बीज के विस्तार की गति वास्तव में पहले की तुलना में बहुत तेज थी। भले ही यह अभी भी धीमी थी, लेकिन वह गति में स्पष्ट वृद्धि महसूस कर सकते थे। नाइट कौशल के कॉलम में अर्ध नाइट तकनीक लायन हॉट स्लैश भी विशेषज्ञता तक पहुंच गई। सबसे महत्वपूर्ण उन्नति 2 वास्तविक नाइट कौशल आर्मर स्प्लिटिंग स्लैश और स्टार फायर एरो की शुरुआत थी। नाइट कौशल और अर्ध नाइट तकनीक पूरी तरह से अलग हैं। नाइट कौशल जीवन बीज की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। एक आधिकारिक नाइट की शक्ति जीवन बीज को सक्रिय करने में निहित है। अब नाइट कौशल से लैस मिल्टन चेनी को वास्तव में एक वास्तविक आधिकारिक नाइट माना जा सकता है। अपनी ताकत को सुझाने के बाद मिल्टन चेनी ने किताब को अपने हाथों में पकड़ लिया और विचार करना शुरू कर दिया। अगर परिस्थितियां अनुमति देती तो वह स्वाभाविक रूप से जादूगर बनने तक एस्टेट में रहना चाहता था, लेकिन अब ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के साथ मिल्टन चेनी को गतिरोध को तोड़ने के तरीकों पर विचार करना था। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में कुछ चीजें तितली प्रभाव पैदा करेंगी, जिससे ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड से प्रतिशोध मिलेगा।
हालांकि सिमुलेशन में उनकी मृत्यु 26 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन वास्तविकता में उनका केवल एक ही जीवन है। मिल्टन चेनी न तो जुआ खेलना चाहते थे और न ही जुआ खेलने का जोखिम उठा सकते थे। मिल्टन चेनी पर्दे के पीछे के व्यक्ति को पहचानना चाहते थे और पहले हमला करने की पहल करना चाहते थे। एक बार पर्दे के पीछे का व्यक्ति मर गया तो वह स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। वर्तमान मास्टरमाइंड इतना मजबूत नहीं था, केवल एक मजबूत गति पैदा कर रहा था और हत्या का सहारा लेने से स्पष्ट था, एक अंडरहैंड चाल। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्थिति का लाभ उठा रहा था। गोल्डन लान परिवार को डराना या भय पैदा करना उसका मुख्य लक्ष्य था। मिल्टन चेनी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अपने सिम्युलेटर के बिना वह शायद पहले ही कई बार मर चुके होते, लेकिन भले ही वह अब जानता हो कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड से है, वह अपने पिता को नहीं बता सकता था। आखिरकार अपने पिता अरलाथ के दृष्टिकोण से उसके पास ये जानकारी प्राप्त करने का कोई चैनल नहीं है। हाथ में पकड़ी किताब को एक तरफ रखते हुए मिल्टन चेनी ने एक गहरी सांस छोड़ी। अब उनके अभिनय कौशल को परखने का समय आ गया था। क्या तुमने कहा था कि तुम एक जादूगर के शिष्य बन गए हो, और उस जादूगर ने तुम्हें ध्यान तकनीक नहीं सिखाई बल्कि आधिकारिक नाइट बनने के लिए तुम्हारे जीवन बीज को सक्रिय करने में मदद की? अरलाथ, जो मिल्टन चेनी के सामने था, कुछ हद तक अचंभित था। उसका स्वर अविश्वास से भरा था। उसकी आंखों में ऐसा भाव था मानो कह रहा हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वास्तव में मिल्टन चेनी ने जो कहा था उसमें बहुत सारे संदेह थे, और यहाँ तक कि वह तुरंत जवाब भी नहीं दे सका। उसे लगा कि पिछले कुछ महीनों में उसके बेटे के साथ पिछले 17 वर्षों की तुलना में अधिक चीजें हुई हैं। हाँ, मिल्टन चेनी ने एक काल्पनिक जादूगर गुरु का निर्माण किया। महाकाव्य नाइट जैसी किसी चीज के बजाय एक जादूगर का निर्माण करने का कारण सरल था। सबसे पहले, जादूगर बहुत रहस्यमय थे और गोल्डन लान परिवार जादूगरों के बारे में कुछ जानता था, लेकिन बहुत कुछ नहीं। दूसरा, केवल एक जादूगर ही चेनी एस्टेट में आसानी से घुसपैठ कर सकता था। और तीसरा, केवल एक जादूगर ही सहजता से इनेट जायंट को सक्रिय कर सकता था, उसमें और जीवन बीज में शक्ति। मिल्टन चेनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में मजाक का भाव नहीं था, बल्कि एकदम सही समय पर आश्चर्य था। मिल्टन की आंखों को देखते हुए अरलाथ के चेहरे पर आश्चर्य धीरे धीरे फीका पड़ गया। फिर उसने मिल्टन की कलाई पकड़ ली और अगले ही पल उसके हाथ से एक सुनहरी हवा का प्रवाह फूट पड़ा और मिल्टन के शरीर में प्रवेश कर गया। मिल्टन स्पष्ट रूप से अपने शरीर के अंदर एक कोमल प्रवाह को महसूस कर सकता था, जो अंततः उसके जीवन बीज को छूता हुआ समाप्त हो गया। जीवन बीज वास्तव में सक्रिय हो गया था। अरलाथ को अचानक सिर दर्द महसूस हुआ। उसका बेटा कितने समय से श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहा था? 1 महीना। यह उसकी समझ से परे था, इसलिए अब उसे मिल्टन की कही गई बातों में से लगभग 70% पर विश्वास हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने तुम्हें एक छात्र के रूप में लिया था, न कि एक प्रयोगात्मक विषय के रूप में? अरलाथ की आवाज में चिंता थी। उनके बेटे ने जो कहानी सुनाई वह बहुत ही काल्पनिक थी। हालांकि वह इसके कुछ हिस्से पर विश्वास करता था, फिर भी उसे संदेह था। मिल्टन जानता था कि उसके पिता अरलाथ इसे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले पर चर्चा करने के लिए उसने जानबूझकर अरलाथ से संपर्क किया ताकि उसके दिल में एक बीज बोया जा सके। इससे उसे भविष्य में अपनी ताकत में तेजी से वृद्धि होने पर स्पष्टीकरण के लिए अपने दिमाग को खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जादूगर गुरु का होना एक बेहतरीन बहाना था। आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक जादूगर न कर सके। पिताजी, निश्चिंत रहें। मुझे यकीन है कि मेरे गुरु ने वास्तव में मुझे एक छात्र के रूप में लिया था, और वह फ्रॉस्टविंटर किंगडम से नहीं है, वह बस गुजर रहा था। मिल्टन ने अपने झूठ में अंतराल को भरने का अवसर लेते हुए बात की। एक काल्पनिक जादूगर गुरु जो बस यहाँ से गुजरा। स्वाभाविक रूप से कोई भी इस झूठ की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता था। मिल्टन की बातें सुनकर अरलाथ असमंजस में पड़ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्हें लगा कि उनका सबसे छोटा बेटा बहुत भोला है। एक जादूगर अचानक से किसी छात्र को कैसे अपना सकता है? अरलाथ को लगा कि जादूगर के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे को जीवन बीज को सक्रिय करने में मदद की। ये जादूगर प्रशिक्षु के दायरे से परे की बात थी, लेकिन अरलाथ जानते थे कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। हर भाग्यशाली उपहार की एक छिपी हुई कीमत होती है। इतनी गहराई से सोचने का मतलब था कि अरलाथ ने मिल्टन की कही 90% बातों पर पहले ही विश्वास कर लिया था। आखिरकार उनके विचार इस आधार पर आधारित थे कि मिल्टन को वास्तव में एक जादूगर ने एक छात्र के रूप में अपना लिया था। इस प्रकार मिल्टन का एक उद्देश्य पूरा हो गया था। लेकिन जिस कारण से उन्होंने अपने पिता अरलाथ की तलाश की, वह केवल एक अस्तित्वहीन जादूगर को गढ़ना नहीं था। उनका एक और मकसद था। इसलिए मिल्टन ने संयोग से एक सवाल उठाया। ओह हाँ पिताजी, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि मुझ पर हत्या का प्रयास एक राज्य संगठन ब्लैक रोब सीकर्स क्लब द्वारा किया गया था, लेकिन मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना।
मिल्टन के स्वर में एक बिल्कुल सही समय पर जिज्ञासा और आश्चर्य था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बात से हैरान था कि उसने इस संगठन को कैसे नाराज किया। जब उसने संगठन का नाम बताया तो मिल्टन अपने पिता अर्ल आर्थर की प्रतिक्रिया पर नजर रख रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, ब्लैक रोब सीकर्स क्लब शब्द सुनकर अर्ल आर्थर की भौहें तंग गईं। पहले से कुछ हद तक शांत माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। अर्ल आर्थर ने अपनी नज़र मिल्टन पर घुमाई, उसकी आंखों में भावनाओं का मिश्रण था। अध्याय 19 पूर्वज चेज रीडिंग की तलाश। अनुवादक 54,96,90,339। चूंकि आपके गुरु ने आपको ये नाम बताया है, इसलिए मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा, अर्ल आर्थर ने धीरे से कहा। अगर उन्हें पहले कुछ संदेह था तो अब उन्हें यकीन था कि मिल्टन चेनी झूठ नहीं बोल रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के बारे में जानकारी ऐसी नहीं थी जिसे चेनी खुद प्राप्त कर सकते थे, जब तक कि उनके गुरु ने उन्हें नहीं बताया हो। अन्यथा अर्ल आर्थर सोच भी नहीं सकते थे कि चेनी को ये जानकारी और कहां से मिल सकती थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि चेनी के जादूगर गुरु एक मनगढ़ंत कहानी थी। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के बारे में जानकारी एक बाहरी प्लगइन से आई थी। वास्तव में जब आपने मुझे पहली बार अवरोधन के बारे में बताया था तो मुझे पहले से ही कुछ संदेह होने लगा था। वर्णन आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। गोल्डन लान परिवार और ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के बीच का संबंध 100 साल पुराना है। अपनी कुर्सी पर बैठे अर्ल आर्थर की आवाज में पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। चेनी चुपचाप बैठे रहे, बिना कुछ बोले ध्यान से सुनते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि अर्ल आर्थर उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार थे। कहानी 100 साल पहले शुरू होती है जब हम लॉर्ड्स के युद्ध से गुजरे थे। ये गोल्डन लान परिवार का सबसे समृद्ध युग था। अकेले परिवार में 10,000 से ज्यादा गार्ड थे, दर्जनों आधिकारिक शूरवीरों की तो बात ही छोड़िए। गोल्डन लान परिवार के पास ईस्ट रिवर प्रांत के आधे से ज्यादा इलाके थे। अब तक चेनी को कुछ बातें समझ में आने लगी थीं। गोल्डन लान परिवार के पास वर्तमान में केवल सुदूर पूर्व क्षेत्र है, जो ईस्ट रिवर प्रांत का एक छोटा सा हिस्सा है। आज के गोल्डन लान परिवार, जिसमें केवल 3 वैध परिवार के सदस्य हैं, और अर्ल आर्थर द्वारा वर्णित 100 साल पहले के परिवार के बीच काफी अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निश्चित रूप से अगले ही पल अर्ल आर्थर की आवाज फिर से गूंजी। हालांकि लॉर्ड्स के युद्ध के ठीक बाद एक जादूगर राज्य में आया, और मेरा मतलब केवल एक जादूगर प्रशिक्षु से नहीं है, वह एक वास्तविक स्तर एक जादूगर था। इस बिंदु पर अर्ल आर्थर की आवाज में कंपन आ गई। हालांकि वह जादूगर से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, अर्ल आर्थर अपने दादा की आवाज में उस डर और लाचारी को कभी नहीं भूल सकता था जब उसे इस बारे में बताया गया था। वर्णन आप शायद यह नहीं समझते कि स्तर एक जादूगर का क्या मतलब है। इसे इस तरह से कहें, ये जादूगर अकेले ही पूरे फ्रॉस्टविंटर किंगडम को नष्ट कर सकता है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। इस जादूगर को अपने प्रयोगात्मक विषयों के लिए जादूगर प्रतिभा वाले युवा व्यक्तियों की आवश्यकता थी, और स्वाभाविक रूप से राज्य के पास मना करने की कोई शक्ति नहीं थी। जादू प्रतिभा वाले आम लोगों की संख्या बेहद सीमित थी, और पूरे राज्य की खोज करने के बाद केवल 200 से थोड़े अधिक ही मिले। लेकिन जादूगर ने 500 की मांग की। हाँ, 500 युवा लोग जिनमें जादूगरी की प्रतिभा है। इस बिंदु पर अर्ल आर्थर की आवाज शांत हो गई थी, मानो वह बस एक आकस्मिक किस्सा सुना रहा हो। राज्य ने मांग की कि प्रत्येक परिवार कम से कम एक जादूगर प्रतिभा वाले व्यक्ति का योगदान दे, लेकिन महान अभिजात वर्ग कभी सहमत नहीं हुए। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, अभिजात वर्ग ने स्थिति बदल दी और युद्ध छिड़ गया। लेकिन क्या इससे मदद मिली? निस्संदेह युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बजाय इसने जादूगर को अपना कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। एक सच्चे जादूगर के सामने अभिजात वर्ग क्या हैं, परिवार क्या हैं? वे कीड़ों की तरह महत्वहीन हैं। कोई नहीं जानता कि जादूगर ने अपना कदम कैसे उठाया। उस समय के अभिजात वर्ग इसका उल्लेख करने से बचते दिखे। अंत में अभिजात वर्ग अनुरोध पर सहमत हो गए, और प्रत्येक परिवार ने कम से कम एक जादूगर प्रतिभा वाले व्यक्ति का योगदान दिया। गोल्डन लान परिवार में जादूगरी की प्रतिभा वाला केवल एक व्यक्ति था, कार्ल वेस्ले, जो उस समय वैध वंशजों में से एक था। कोई नहीं जानता था कि जादूगर उन 500 लोगों से क्या चाहता था। ऐसा लग रहा था कि यह एक प्रयोग था, और वे 500 व्यक्ति उसके परीक्षण विषय थे। केवल 20 साल बाद मूल 500 में से 7 जीवित राज्य में वापस लौटे। गोल्डन लान परिवार के कार्ल वेस्ले उनमें से एक थे। कोई नहीं जानता था कि वे किस दौर से गुजरे थे, लेकिन एक बात पक्की थी, उनके रवैये में भारी बदलाव आया, जिससे पूरे राज्य में उथल पुथल मच गई। इन क्रांतियों के दौरान 12 परिवारों का सफाया हो गया। हाँ, 12 कुलीन परिवार, यहाँ तक कि सबसे कमजोर एक विस्काउंट का परिवार था, और सबसे मजबूत एक मार्क्विस का परिवार था। गोल्डन लान परिवार काफी भाग्यशाली था। भारी नुकसान के बावजूद कार्ल वेस्ले की दया के कारण ये खत्म नहीं हुआ। बेशक राज्य रक्षाहीन नहीं था। इसने गुप्त रूप से लेवल 3 विजार्ड अप्रेंटिस को प्रायोजित किया था। ये क्रांति बहुत लंबे समय तक नहीं चली।
कुछ ही वर्षों में ये 7 दखलंदाज गुमनामी में गायब हो गए। ये बचे हुए 7 लोग राज्य में वापस लौटे और एक डार्क विज़ार्ड संगठन की स्थापना की। इस बिंदु पर अर्ल आर्थर ने मिल्टन चेनी की ओर अपनी नज़र घुमाई। मिल्टन की आंखों में समझ देखकर उसने फिर से कहा, ये सही है, ये ब्लैक विज़ार्ड संगठन वास्तव में ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड था। अपने पिता अर्ल आर्थर के शब्दों को सुनकर मिल्टन अब पूरी तरह से समझ गया। सिम्युलेटर से उसने जो रहस्य हासिल किए थे वे अब पूरी तरह से वास्तविकताओं के साथ संरेखित थे। मिल्टन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक आधिकारिक जादूगर इतनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है जिससे पूरा राज्य उनके सामने एक पोते की तरह झुकने को मजबूर हो जाए। जादूगर इतने शक्तिशाली थे कि मिल्टन ने जादूगर पथ की अपनी खोज को कभी न छोड़ने का संकल्प लिया। शूरवीर बस एक संक्रमण था। जादूगर बनना मिल्टन की इस दुनिया में आने के पीछे वास्तविक लक्ष्य था। पिताजी, क्या इसका मतलब यह है कि अब गोल्डन लान परिवार को चुनौती देने वाला कार्ल वेस्ली है? असंभव। अगर हमारे पूर्वज वास्तव में गोल्डन लान परिवार को चुनौती देने का इरादा रखते तो वे आज तक जीवित नहीं रहते। ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के संस्थापक बहुत पहले ही विज़ार्ड कॉन्टिनेंट के लिए निकल चुके थे। तो ये कौन हो सकता है? अपने पिता अर्ल आर्थर की प्रतिक्रिया सुनकर मिल्टन चेनी ने पूछना जारी रखा। हालांकि शुरू में वह अनभिज्ञता का दिखावा कर रहा था, लेकिन अब वह वास्तव में उत्सुक था। अगर यह कार्ल वेस्ले नहीं है तो ये कौन हो सकता है? आखिरकार, अगर यह वास्तव में नफरत से है तो केवल कार्ल वेस्ले, जिसे उसके अपने परिवार ने बलिदान कर दिया था, कि इस तरह की नाराजगी को पाल सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं। ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड का कोई भी सदस्य हो सकता है। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन नष्ट हुए 12 परिवारों में से कोई भी वास्तव में उन 7 संस्थापकों से संबंधित नहीं था। मिल्टन सुस्त नहीं था, उसने तुरंत अर्ल आर्थर के इरादे को समझ लिया। अगर नफरत के लिए नहीं तो ये दिलचस्पी के लिए होना चाहिए। ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड को गोल्डन लान फैमिली से जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ ये थी कि ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के संस्थापकों में से एक कार्ल वेस्ले थे। निश्चित रूप से अर्ल आर्थर के अगले वाक्य ने मिल्टन के संदेह को उजागर कर दिया। राज्य में रहने के दौरान ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के संस्थापकों के परिवार राज्य के भीतर अभी भी मजबूती से खड़े थे, भले ही वे अतीत की तुलना में कमज़ोर थे। लेकिन जैसे ही वे विज़ार्ड महाद्वीप के लिए रवाना हुए, ये परिवार एक के बाद एक गायब होने लगे। अब उन संस्थापकों से संबंधित केवल 2 परिवार ही राज्य में बचे हैं। एक शाही परिवार है और दूसरा हमारा गोल्डन लान परिवार है। अपने पिता की बातें सुनकर मिल्टन को निहितार्थ समझ में आ गया। महाद्वीप छोड़ने के बाद ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के संस्थापकों के परिवारों का गायब होना दर्शाता है कि समस्या कहाँ है। ब्लैक रोब सीकर्स गिल्ड के कुछ सदस्य स्पष्ट रूप से कुछ खोज रहे थे, और उनका मानना था कि यह कुछ संस्थापकों के परिवारों से संबंधित था। मिल्टन को उम्मीद नहीं थी कि स्थिति ऐसी होगी। ये कहा जा सकता है कि यह उनकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। यह मामला न केवल उनके पूर्वज से असंबंधित है, बल्कि बिल्कुल विपरीत है। उनके पूर्वज वास्तव में गोल्डन लान परिवार के लिए एक संभावित सुरक्षात्मक छत्र थे। अध्याय 20, नीव और स्टारफायर एरो, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। क्या हमारे पूर्वज ने वास्तव में परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, जैसे कि जादूगर ध्यान तकनीक? मिल्टन चेनी ने सावधानी से पूछा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अर्ल आर्थर स्वाभाविक रूप से समझ गए कि मिल्टन का क्या मतलब था। उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि पूर्वज ने भी कुछ पीछे छोड़ा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से पूर्वज ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब पूर्वज फ्रॉस्टविंटर किंगडम से चले गए तो उन्होंने वास्तव में परिवार से मुलाकात की, लेकिन केवल यह व्यक्त करने के लिए कि उन्हें परिवार के प्रति कोई नफरत नहीं है। अर्ल आर्थर ने असहाय होकर कहा, अगर जादूगर ध्यान तकनीक जैसी कोई चीज़ वास्तव में होती तो उन्होंने इसे बहुत पहले सीखने का प्रयास किया होता। ये सुनकर हालांकि मिल्टन थोड़ा निराश हुआ, उसने ज़्यादा भावनाएं नहीं दिखाईं। आखिरकार उस पूर्वज को उसके अपने परिवार द्वारा एक प्रयोगात्मक विषय के रूप में पेश किया गया था। परिवार के प्रति कोई घृणा न रखना पहले से ही काफ़ी परोपकारी था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह कोई खजाना पीछे छोड़ जाता। अगर वह खुद मिल्टन होता तो उसे लगता कि उसकी सहनशीलता शायद उस पूर्वज जितनी महान नहीं होगी। हालांकि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सदस्य अन्यथा सोचते थे। उन्हें विश्वास था कि उनके संगठन के संस्थापक ने रवाना होने से पहले अपने अपने परिवारों के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। अब जब उन्होंने इन परिवारों को लगभग साफ कर दिया है तो केवल रॉयल परिवार और गोल्डन लान परिवार ही बचे हैं। उन्होंने रॉयल परिवार के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल गोल्डन लान परिवार के नर्म परसिमन को निचोड़ सकते थे। वर्णन, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब अपने संस्थापक के जाने के बाद से ही गिर गया है। अब उनके पास संभवतः केवल लेवल 2 विज़ार्ड अप्रेंटिस और कुछ लेवल 1 विज़ार्ड अप्रेंटिस हैं। ये बहुत संभव है कि उनके पास लेवल 2 विज़ार्ड अप्रेंटिस भी न हो।
चाहे गोल्डन लान परिवार कितना भी गिर गया हो, फिर भी यह हल्का परिवार है। वे आने की हिम्मत नहीं कर सकते। 300 वर्षों से राज्य में स्थापित अर्ल के परिवार में सतह के नीचे कुछ ताकत कैसे नहीं छिपी हो सकती। अर्लाथ के आत्मविश्वास भरे लहजे से यह स्पष्ट था कि गोल्डन लान परिवार मिल्टन द्वारा देखे गए सरल बाहरी स्वरूप से कहीं अधिक जटिल था। मिल्टन की संपत्ति को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए ये तथ्य कि अर्लाथ ने मिल्टन को वहां अकेले रहने देने की हिम्मत की, इसका मतलब है कि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है। मिल्टन ने खुद से सोचा, बेशक मुझे पता है कि वे आने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन कुछ सालों में वे लोगों को उनके सपनों में मार सकेंगे। हालांकि मिल्टन स्वाभाविक रूप से यह जोर से नहीं कह सकता था। आखिरकार वह एक जादूगर नहीं था। उसके पास पूर्व ज्ञान की शक्ति नहीं थी। अगर उसने ऐसा कहा होता तो अर्लाथ उस पर यकीन नहीं करते। मेरे सबसे बड़े भाई के बारे में क्या? हाँ, अगर वे यहाँ आने की हिम्मत भी करते तो निकोलस के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हारा सबसे बड़ा भाई 1 साल पहले ही शाही महल में बस गया है। अच्छा, दुख, वाकई बहुत दुख। मिल्टन जानता था कि उसका बड़ा भाई निकोलस वीसली अक्सर अर्लाथ से पत्र व्यवहार करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सस्ता बड़ा भाई इस समय शाही महल में रह रहा होगा। क्या यह नहीं हो सकता कि उसने परिवार में शादी की हो? मिल्टन ने अपने दिल में बड़बड़ाया, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार परिवार में शादी करने के अलावा मिल्टन को कोई और कारण नहीं सूझा कि किसी बाहरी व्यक्ति को शाही स्वीट में रहने की अनुमति क्यों दी जाए। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद मिल्टन ने अर्लाथ को अलविदा कहा और अपनी छोटी सी संपत्ति में वापस लौट आया। अर्लाथ के पास मिल्टन की यात्रा ने उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा किया। न केवल उसने ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के बारे में अधिक जटिल जानकारी सीखी, बल्कि उसने एक आधिकारिक शूरवीर के रूप में अपने कौशल स्तर को भी उचित रूप से दिखाया। हालांकि मिल्टन को अभी भी इस संगठन से निपटने के बारे में कोई सटीक विचार नहीं है। यहाँ तक कि लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस भी वर्तमान मिल्टन के लिए अकेले संभालने के लिए बहुत अधिक होगा। गोल्डन लॉयन परिवार में इतनी गहरी ताकत थी कि वे ब्लैक रोब सीकर्स क्लब से नहीं डर सकते थे, लेकिन एक आधिकारिक शूरवीर के रूप में मिल्टन स्वाभाविक रूप से पूरे ब्लैक रोब सीकर्स क्लब का अकेले विरोध नहीं कर सकते थे। आखिरकार परिवार की ताकत अकेले उनकी ताकत नहीं है। सौभाग्य से उनके पास बहुत समय था। उनके पास अभी भी कई साल थे, इससे पहले कि कोई उन्हें सपनों में मार सके, जैसे सिमुलेशन में। मिल्टन के लिए योजना बनाने के लिए वह अवधि पर्याप्त थी। आखिरकार केवल सिमुलेशन की गिनती करें तो इन वर्षों में दर्जनों थे। सिमुलेशन में जब वह 26 साल का था तो वह एक साधारण आधिकारिक शूरवीर था, लेकिन वास्तव में यह संभव है कि वह 26 साल की उम्र तक आधिकारिक जादूगर बन चुका हो। बेशक दर्जनों सिमुलेशन के बाद भी मिल्टन चेनी को यकीन नहीं था कि वह निश्चित रूप से आधिकारिक जादूगर बन जाएगा। लेकिन आधिकारिक जादूगर बनना जरूरी नहीं था। लेवल 3 जादूगर प्रशिक्षु बनना मौजूदा संकट को संभालने के लिए पर्याप्त होगा। अगले कुछ दिन सामान्य रहे, कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। मिल्टन जो स्टेट में रहा, उसे भी किसी हत्या के प्रयास का सामना नहीं करना पड़ा। वह हर दिन अपने पिता अर्लाथ से नाइट स्किल्स के बारे में सलाह लेने के लिए कुछ समय निकालता था। हालांकि अर्लाथ को विश्वास नहीं था कि मिल्टन नाइट स्किल्स को जल्दी समझ सकता है, फिर भी उसने मिल्टन को गोल्डन लान फैमिली के 2 नाइट स्किल्स सिखाए। हाँ, ये 2 नाइट स्किल्स बिल्कुल वही हैं जो मिल्टन ने सिमुलेशन में प्राप्त किए थे, आर्मर स्प्लिटिंग स्लैश और स्टारफायर एरो। शरद ऋतु की हवा फुसफुसाती है। फ्रॉस्ट विंटर कैलेंडर का 9वां महीना सुनहरी शरद ऋतु का महीना है। इस महीने में पिछले महीनों की गर्मी भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। समय समय पर हवा में ठंडी ताज़ा खुशबू से भरी हवा चलती थी। गोल्डन लॉयन फैमिली की शूटिंग रेंज में मिल्टन चेनी अपने हाथ में एक लंबा धनुष लिए खड़े थे, लकड़ी की रेक से 100 मीटर दूर। अगले ही पल मिल्टन के हाथ में एक लकड़ी का तीर दिखाई दिया। लकड़ी के तीर की पूंछ 3 चांदी सफ़ेद पंखों से सुरक्षित थी। साथ ही लकड़ी के तीर को लंबे धनुष पर रखा गया। धनुष की डोरी को पीछे खींचा गया और मिल्टन के हाथ से सुनहरी हवा का एक झोंका आया, जो तीर को पकड़े हुए था और लकड़ी के तीर की सतह को ढक गया। तीर की पूंछ थोड़ी हिली। 100 मीटर दूर लक्ष्य मिल्टन का लक्ष्य था। नाइट स्किल स्टारफायर एरो। अगले ही पल मिल्टन की उंगलियां ढीली हो गईं। लकड़ी का तीर धनुष की डोरी से निकल गया, सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और 100 मीटर दूर लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से चला कि उसे नंगी आंखों से पकड़ना मुश्किल था। जैसे ही तीर हवा में उड़ा, उसने चीखने की एक श्रृंखला बनाई। लकड़ी के तीर में देरी के कोई संकेत नहीं दिखे। ये तुरंत लक्ष्य के केंद्र में सटीक रूप से घुस गया। लक्ष्य बिना किसी प्रतिरोध के टुकड़ों में बिखर गया। उड़ते हुए टुकड़े चिंगारी की बौछार की तरह लग रहे थे। कितना शक्तिशाली! मिल्टन मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। चाहे उसने कितनी भी बार स्टारफायर एरो का इस्तेमाल किया हो, मिल्टन हमेशा आश्चर्यचकित होता था। अपने पिछले जीवन में परीक्षा उन्मुख शिक्षा में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में मिल्टन ने हमेशा विज्ञान की प्रशंसा की है। हालांकि दुनिया को पार करने का कार्य अपने आप में वैज्ञानिक नहीं है।
क्वासी नाइट होने के दौरान मिल्टन के दिल में एक किरण थी, यह महसूस करते हुए कि इस तरह की शक्ति उसके पिछले जीवन में कुछ लोगों के लिए संभव हो सकती है। लेकिन जब वह वास्तव में एक आधिकारिक नाइट बन गया और नाइट स्किल्स में महारत हासिल कर ली तो एक किस्मत पूरी तरह से बिखर गई। क्वासी नाइट तकनीकें ठीक थीं। अच्छी तरह से बोलते हुए उन्हें क्वासी नाइट तकनीक कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वे केवल एक विशेष प्रकार का बल प्रयोग कौशल थे। लेकिन नाइट स्किल्स पूरी तरह से अलग थे, वे एक वास्तविक पारलौकिक शक्ति थे, एक प्रकार की आदर्शवादी पारलौकिक शक्ति। उदाहरण के लिए स्टारफाई या एरो को ही लें, इसकी शक्ति को केवल कौशल द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। ऊर्जा से भरा हुआ तीर उसकी पिछली दुनिया में गोली से बमुश्किल अलग था, और मिल्टन को बस इतना करना था कि स्टारफाई या एरो की परिसंचरण विधि के अनुसार जीवन बीज द्वारा उत्पादित ऊर्जा से तीर को ढकना था और फिर तीर को बाहर निकालना था। ये जीवन बीज द्वारा उत्पादित ऊर्जा के साथ अपने दिमाग में एक मॉडल बनाने जैसा लग रहा था। फिर ये शांत ऊर्जा मिल्टन के शरीर से बाहर निकलकर तीर को ढकने लगेगी। लेकिन जब मिल्टन ने धनुष और तीर को नीचे रखा और अपने दिमाग में स्टारफाई या एरो के मॉडल को फिर से बनाने की कोशिश की तो वह ऊर्जा को बिल्कुल भी नहीं जुटा सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नियम उसे रोक रहा था, ये तय कर रहा था कि स्टारफाई या एरो का उपयोग करने के लिए धनुष और तीर आवश्यक हैं। यह एक निश्चित नियम की तरह लग रहा था। यह इतना आदर्शवादी था कि मिल्टन के पास मौजूद ज्ञान के साथ यह पूरी तरह से वैज्ञानिक व्याख्या को चुनौती देता था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह विज्ञान नहीं बल्कि पारलौकिकता थी।